विनाशकारी जादूगर सी 441। अध्याय 441। 441। अध्याय 441। एंटारेस सर्वज्ञ नहीं है। एंटारेस को वास्तव में व्यापार करने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं सूझ रहा था। लिन मोयू ने कहा, मेरे कुछ सवाल हैं। क्या आप उनका जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल, ये भी सौदे का हिस्सा हो सकता है। लिन मोयू ने एक पल सोचा और फिर अपना अनुरोध रखा। जिस चीज की कमी नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है। किसी चीज की जितनी अधिक कमी होती है, उसका मूल्य उतना ही अधिक होता है। रेगिस्तान में प्यास से मर रहे व्यक्ति के लिए पानी सोने से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। लिन मोयू की स्थिति अब ऐसी ही थी। जिन चीजों की उसे कमी नहीं थी, उनका उसके लिए कोई महत्व नहीं था। चूंकि एंटारेस ने बराबर विनिमय का जिक्र किया और कुछ भी नहीं बता सका, इसलिए लिन मोयू ने स्वाभाविक रूप से अपना अनुरोध करने में संकोच नहीं किया। उसके मन में कई सवाल थे, और शायद उसे एंटारेस से कुछ जवाब मिल सके। एंटारेस ने अपनी पलकें उठाई, थोड़ा उदासीन दिखते हुए कहा, जो चाहो पूछो। लिन मोयू ने पूछा, क्या निर्जन शून्य में रहने वाले जंगली जानवरों को मारा जा सकता है? उन्हें कैसे मारा जा सकता है? लिन मोयू के इस सवाल, क्या तुम कभी निर्जन शून्य में गए हो, को सुनकर एंटारेस थोड़ा उत्सुक हो गया। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं वहां अपने दूसरे परिवर्तन के लिए गई थी। एंटारेस दिल खोलकर हंसा, तुम्हारा शिक्षक तो वाकई साहसी है। क्या उन्हें जंगली जानवरों के राजा से सामना करने का डर नहीं है? लिन मोयू ने कहा, हमें इसका सामना करना पड़ा था। अंटारेस की आवाज धीमी हो गई, लगता है कि जंगली जानवरों के राजा से सामना होने के बावजूद तुम भाग्यशाली रहे और जिंदा वापस आ गए। जंगली जानवरों को मारा जा सकता है, और यह मुश्किल नहीं है। जब तक शक्ति देवता के स्तर तक पहुंच जाती है और पवित्रता पर्याप्त होती है, तब तक आप जंगली जानवरों को मार सकते हैं। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरे शिक्षक का स्तर पहले से ही 95वां है, और वह केवल जंगली जानवरों को भगा सकते हैं, उन्हें घायल भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ, एकदम निकम्मे लोग। 99वें लेवल पर भी ये निकम्मे ही हैं। मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया है। अब आगे बढ़ो। लिन मोयू को उत्तर याद आ गया, पर्याप्त शुद्धता। उसने सोचा कि यान कुआंगशिंग ने हत्या की इच्छा की शक्ति का उपयोग करके जंगली जानवर को कैसे घायल किया था। अब यान कुआंगशिंग को कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई प्रतीत हुई, जिससे संभवतः उसके हत्या के इरादे की शुद्धता बढ़ गई। दोनों अवधारणाएं एक समान होनी चाहिए। लिन मोयू ने आगे कहा, मेरे पास एक ऐसी क्षमता है जिससे मैं मौलिक सामग्रियों का उपयोग करके एक मौलिक लिच को बुला सकता हूं। लेकिन जब मैं पौराणिक सामग्रियों का उपयोग करता हूं, तो मौलिक लिच स्वयं ही नष्ट हो जाता है। लिन मोयू ने इस मुद्दे पर कुछ अनुमान लगाए थे, लेकिन पुष्टि करना ही बेहतर था, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसका अनुमान सही था या नहीं। एंटारेस को और भी ज्यादा दिलचस्पी हुई। ओह, ऐसी कोई चीज भी होती है? मुझे दिखाओ। लिन मोयू ने तुरंत ही अग्नि देवता के सार के ठोस रक्त का एक टुकड़ा निकाला। ऊपर से क्रोध से भरी एक तीखी चीख सुनाई दी। प्राचीन फीनिक्स ने लिन मोयू पर अपने दांत दिखाए, मानो कह रहा हो, यह मेरा है। एंटारेस ने प्राचीन फीनिक्स की ओर देखा और कहा, लिटिल ब्लैक, चुप रहो। इस तरह की चीजें जमीन के नीचे बहुत सारी हैं। एंटारेस की बातें सुनकर प्राचीन फीनिक्स अनिच्छा से शांत हो गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी असंतोष झलक रहा था। लिन मोयू ने उस कौशल का प्रयोग किया, और ज्वालाएं आकाश की ओर उठी, जिससे एक दिव्य आभा उत्सर्जित हुई। उसके बगल में एक देव स्तरीय आभा वाला ज्वाला लिच प्रकट हुआ। फ्लेम लिच पर लगी ज्वालाएं शक्तिशाली लेकिन अव्यवस्थित थीं, जो जल्दी ही हिंसक रूप ले लेती थीं। लिन मोयू ने तुरंत उसे दूर भागने का आदेश दिया, क्योंकि वह आत्मा विनाश करने ही वाला था। इससे पहले कि वह ज्यादा दूर भाग पाता, एंटारेस ने हल्के से अपना पंजा उठाया। आकाश से एक विशाल पंजा नीचे आया और उसने फ्लेम लिच को पकड़ लिया। बूम! कुछ ही सेकंड बाद फ्लेम लिच ने एंटारेस के पंजे में खुद को नष्ट कर लिया। लेकिन विस्फोटक ऊर्जा का एक अंश भी बाहर नहीं निकला, और एंटारेस के चेहरे के भाव में जरा भी बदलाव नहीं आया। इतने छोटे विस्फोट से उस पर खरोंच तक नहीं आई। लिन मोयू ने एक बार फिर इसकी अकल्पनीय शक्ति का अनुभव किया। आत्मा विनाश के बाद प्लेटिनम स्तर पर बहाल हुआ एक फ्लेम लिच वापस उड़ गया। फ्लेम लिच का आत्मा विनाश आत्महत्या नहीं था, ये तो बस अनियंत्रित ऊर्जा को मुक्त करने का एक तरीका था।
एंटारेस ने धीमी आवाज में कहा, शक्ति ठीक ठाक है, मुश्किल से 90वें स्तर तक पहुंचती है, जो आपके मानवीय मानकों के अनुसार छद्म देवता स्तर पर है। लिन मोयू ने इस आकलन से सहमति जताई। उसने एंटारेस की ओर देखा, इस उम्मीद में कि उसे कोई निश्चित उत्तर मिल जाएगा। अंतारेस ने आगे कहा, आत्मा विनाश का कारण यह है कि कौशल स्तर बहुत कम है और सामग्री स्तर बहुत अधिक है। इसीलिए पौराणिक हथियारों का उपयोग केवल स्तर 70 पर तीसरे परिवर्तन के बाद ही किया जा सकता है। अंतारेस के जवाब से लिन मोयू को तसल्ली मिली। एक बार जब वह 70वें स्तर पर पहुंच जाता था, तो वह ईश्वर स्तरीय शक्ति वाले एक एलिमेंटल लिच को बुला सकता था। तब तक वह कुछ कमजोर दानव राजाओं का सीधे सामना करने में सक्षम हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए, यदि वह पर्याप्त मात्रा में ठोस अग्नि देवता के सार का रक्त एकत्र कर सके और उसे कंकाल कारागार के साथ मिला सके, तो आधे सेकंड के लिए भी उस पर नियंत्रण रखना युद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लिन मोयू के मन में एक साहसिक विचार आया। एंटारेस ने पूछा, और कोई सवाल? लिन मोयू ने तुरंत पूछा, क्या शवलोक में मौजूद शव विष को बेअसर किया जा सकता है? एंटारेस ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें शवलोक के बारे में भी पता है? इसने पाया कि इसके सामने खड़े इस छोटे से व्यक्ति के पास बहुत अधिक अनुभव था, यहां तक कि कुछ ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञों से भी अधिक। लिन मोयू ने कहा, मैं एक बार वहां गई थी और लगभग मर ही गई थी। एंटारेस चौंक गया, तुम सचमुच वहां गए थे? वह लिन मोयू के पास आकर गहरी सांस लेते हुए उसके करीब आया और फिर उससे घूरते हुए बोला, नहीं, तुम सिर्फ वहां नहीं गए, तुम जीवन रहस्य क्षेत्र तक पहुंच गए हो। आप में एक शव की आभा भी है और जीवन शक्ति की आभा भी। मुझे लगता है। उसकी निगाहें लिन मोयू की आध्यात्मिक दुनिया में प्रवेश करती हुई प्रतीत हुई, और संदेह के भाव से बोली, क्या तुमने सृजन का दंड प्राप्त कर लिया है? लिन मोयू जानता था कि वह इसे एंटारेस से छिपा नहीं सकता। जिस क्षण उसने शवलोक का जिक्र किया था, उसी क्षण से उसने इसे छिपाने की योजना नहीं बनाई थी। सफेद रोशनी की एक चमक दिखाई दी और सृष्टि का दंड उसके हाथ में प्रकट हो गया। सृष्टि के दंड को देखकर एंटारेस खिलखिलाकर हंस पड़ा, कितना मनोरंजक है। तुम मनुष्यों ने जीवन के देवता के पद के लिए जान की बाजी लगा दी। अंत में तुम में से कोई भी सफल नहीं हुआ, सब अंदर ही अंदर मर गए। यही होना चाहिए था। लिन मोयू ने एंटारेस को अनियंत्रित रूप से हंसते हुए देखा और उसे एहसास हुआ कि वह अतीत के बारे में सब कुछ जानता है। उसके शब्दों से यह स्पष्ट था कि वह सृष्टि के देवता और जीवन के ईश्वर के पद को भी तुच्छ समझता था। लिन मोयू के मन में एक साहसिक अनुमान उत्पन्न हुआ। सृष्टि का डंडा एक ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ को महादेवता बनने में मदद कर सकता था, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं थी। अंतारेस की दृष्टि में महादेव किस प्रकार का अस्तित्व था? क्या ये किसी महादेव से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है? काफी हंसने के बाद एंटारेस ने आगे कहा, मैं इस सवाल का जवाब दे सकता हूं। लाश के जहर को बेअसर नहीं किया जा सकता। एक बार जहर लगने पर भगवान स्तर का विशेषज्ञ भी मर जाएगा। और जहर से प्रभावित व्यक्ति जितना मजबूत होता है, शव का जहर उतना ही शक्तिशाली होता है। वह निषिद्ध कौशल महादेवता स्तर से नीचे के सभी प्राणियों को मार सकता है। लिन मोयू को एंटारेस से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। क्या शव का जहर सचमुच लाइलाज था? लेकिन लिच जनरल ने लाश के जहर को स्पष्ट रूप से बेअसर कर दिया था। जैसे जैसे लिच जनरल का स्तर बढ़ता गया, यह शायद ईश्वर स्तर के शव विष को भी बेअसर कर सकता था। क्या यह मेरी अनूठी प्रकृति के कारण है, या फिर यह मरे हुओं की विशेष प्रकृति के कारण है? लिन मोयू ने मन ही मन सोचा, ये बात भूलकर कि उसका लिच जनरल लाश के जहर को बेअसर कर सकता है। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि एंटारेस सर्वज्ञ नहीं था। कुछ बातें ऐसी थीं जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी। अंतारेस ने कहा, तुम शवलोक से जिंदा वापस आ गए, ये तुम्हारी किस्मत है। तुम्हारी इस अच्छी किस्मत को देखते हुए, मैं तुम्हें कुछ और सवाल पूछने की इजाजत देता हूँ। लिन मोयू ने पूछा, क्या मृतकों को पुनर्जीवित किया जा सकता है? हाँ, अंतारेस ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? मैं महसूस कर सकता हूं कि तुमने आत्मा का चिन्ह लगाया है। तुम्हारी आत्मा एक निश्चित स्थान से जुड़ी हुई है। देवत्व स्तर तक पहुंचने से पहले, जब तक तुम्हारी आत्मा नष्ट नहीं होती, तुम्हारा पुनर्जन्म हो सकता है। लिन मोयू ने मुख्य बिंदु को पकड़ लिया, देवता स्तर पर पहुंचने के बाद क्या होगा? अभी भी संभव है। अंतारेस ने आगे कहा, देवता स्तर प्राप्त करने के बाद आत्मा शरीर में लौट आती है और निशान गायब हो जाता है।
यदि आप मृत्यु के बाद पुनर्जीवित होना चाहते हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा, लेकिन असंभव नहीं। जियांग यी की तरह वह भी पुनर्जीवित होना चाहता है। दुर्भाग्यवश उसका स्तर बहुत ऊंचा है, 98वें स्तर पर सुपर गॉड बनने से बस आधा कदम दूर। हाँ, उसे पुनर्जीवित करने की क्षमता सिर्फ मुझ में ही है। लिन मोयू को अंततः समझ में आ गया कि जियांग यी का अंतारिस के साथ सौदा पुनरुत्थान के लिए था। यही उम्मीद थी जिसने जियांग यी की आत्मा को अब तक जीवित रखा था। लेकिन जियांग यी का पुनरुत्थान कोई बुरी बात नहीं थी। इससे मानव जाति में एक और अर्थ स्तरीय महादेव जुड़ जाएगा, जो लाभकारी होगा। लिन मोयू ने गहरी सांस ली और एक और सवाल पूछा, कोई सुपर गॉड कैसे बन सकता है? संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 442। अध्याय 442। 442। अध्याय 442। कोई मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत नहीं करता। लिन मोयू को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि एंटारेस उसके बहुत से सवालों का जवाब नहीं देगा। उसके मन में कई सवाल थे और वह पूछने के लिए केवल सबसे महत्वपूर्ण सवालों को ही चुन सका। एंटारेस ने एक बार फिर लिन मोयू को घूरते हुए कहा, तुम अभी सिर्फ 50वें स्तर पर हो, महादेव बनना तुम्हारे लिए अभी बहुत दूर की बात है। ध्यान से सोचो, अगर मैंने इस सवाल का जवाब दे दिया तो मैं किसी और सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। लिन मोयू ने उसकी अजगर जैसी आंखों में तिरस्कार देखा। सच में, वह थोड़ा महत्वाकांक्षी था, लेकिन यह सवाल खुद से नहीं था। लिन मोयू ने जोर देकर कहा, बस यही सवाल है, कृपया इसका जवाब दें। अंतारेस ने कहा, चूंकि तुम इतना जोर दे रहे हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूं। सुपर गॉड बनना उतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपको लेवल 98 तक पहुंचना होगा। स्तर 98 और 99 को अर्ध परमेश्वर माना जाता है। एक बार जब आप स्तर 99 पर पहुंच जाते हैं, तो परमेश्वर बनने के 3 तरीके होते हैं। लिन मोयू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। दरअसल 3 तरीके थे। इसका मतलब यह था कि महाशक्तिशाली देवता बनने का मार्ग संकरा नहीं था। एंटारेस ने लिन मोयू के हाव भाव को देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा, पहला तरीका सबसे सरल है। 99वें स्तर तक पहुंचें, हर चीज को पूरी तरह से समझें, और कुछ उच्च स्तरीय सामग्रियों के साथ एक विशेष संरचना का उपयोग करके सुपर गॉड बने। दूसरा तरीका है 99वें स्तर तक पहुंचना, सब कुछ समझना, और फिर कुछ पौराणिक वस्तुओं का उपयोग करके महादेव बनने का मौका पाना। अब आप समझ गए होंगे कि हर कोई सृजन के दंड के लिए क्यों लड़ता है। तीसरा तरीका, और सबसे कठिन तरीका, 98 या 99 के स्तर तक पहुंचना, हर चीज को चरम सीमा तक समझना, और फिर एक गुण को 10 मिलियन से अधिक करके महादेव बनना है। लिन मोयू ने पूछा, क्या तीनों प्रकार के महादेवों में कोई अंतर है? एंटारेस हंसते हुए बोला, आपके सवाल खत्म हो गए हैं। मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम इतने लंबे समय तक जी चुके हो, तुम्हें उदार होना चाहिए और मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। चापलूसी। इसका जवाब पाने के लिए लिन मोयू ने अपनी सहनशक्ति बढ़ा ली। अंतारेस को यह सुनकर अच्छा लगा, चूंकि तुम इतने गंभीर हो, इसलिए मैं अनिच्छा से ही सही तुम्हें बता देता हूं। सबसे शक्तिशाली महादेव वे हैं जो अपने गुणों के बल पर सफलता प्राप्त करते हैं। खजाने का उपयोग करने वाले दूसरे स्थान पर हैं, और संरचनाओं का उपयोग करने वाले सबसे कमजोर हैं। लिन मोयू पूरी तरह समझ गई थी। अपने स्वयं के गुणों के बल पर सफलता प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन ये सबसे कठिन भी था। 10 मिलियन विशेषताएं, और इसमें उपकरणों को शामिल नहीं किया गया है। ये किस तरह की अवधारणा थी? ये 10 मिलियन से अधिक कुल विशेषताओं की बात नहीं थी, बल्कि एक विशेषता की संख्या 10 मिलियन से अधिक होने की बात थी। उनके गुण पहले से ही बहुत मजबूत माने जाते थे, लेकिन उनका उच्चतम मानसिक गुण केवल 200,000 था। वह अभी भी 10 मिलियन से 50 गुना दूर था, यानी अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था। यह बेहद कठिन था। दूसरा तरीका था अपनी स्वयं की शक्ति को पौराणिक खजानों के साथ जोड़ना। दोनों शक्तियों के संयोजन से एक महादेवता का निर्माण हुआ। यह पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की तुलना में थोड़ा कमजोर था। आखिरकार, इसका कुछ हिस्सा बाहरी कारकों पर निर्भर था। सबसे कमजोर टीम पूरी तरह से संरचनाओं पर निर्भर थी। ये बात तो स्वतः स्पष्ट थी। पूरी तरह से बाहरी ताकतों पर निर्भर होने के कारण, ये स्वाभाविक रूप से सबसे कमजोर था। अंतारेस ने कहा, अब तुम समझ गए। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की।
लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, जल्दी मत करो। मैंने अभी अपनी शर्तें पूरी नहीं की हैं। एंटारेस की आंखें चौड़ी हो गईं, तुमने क्या कहा? लिन मोयू ने फिर से अपनी चमड़ी को सख्त करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि कुछ सवाल पूछना ही मेरे द्वारा तुम्हारे लिए कुछ लाने के लिए इतनी खतरनाक जगह पर जाने का भुगतान करने के लिए काफी है ना? ये कहते समय वह डरा हुआ नहीं था। सवाल पूछने से पहले ही उसने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया था। एंटारेस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, छोटे जीव, ज्यादा लालची मत बनो। मैंने बहुत से लालची लोगों को देखा है और उन सभी की अकाल मृत्यु हुई। उसके शब्दों में धमकी का भाव था। लिन मोयू को परवाह नहीं थी, आपने खुद ही कहा था, बराबर का लेन देन, निष्पक्ष व्यापार। अगर आप असहमत भी हैं तो भी मुझे अपनी शर्तें पूरी करने दीजिए। और अगर तुम सचमुच मुझे मारना चाहते हो तो बस एक फूंक मारनी होगी। इस समय लिन मोयू ने न केवल अपनी सहन शक्ति बढ़ाई बल्कि वह वाक्पटु भी हो गया। अगर लिन मोयू को जानने वाला कोई व्यक्ति यहाँ होता तो वह बहुत आश्चर्यचकित होता। आमतौर पर वह कम बोलने वाला व्यक्ति था, लेकिन अब वह बहुत ही वाक्पटु था। लिन मोयू को बात करना पसंद नहीं था, ऐसा नहीं था कि वह बात कर नहीं सकता था। अंतारेस लिन मोयू से नहीं डरता था, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। लिन मोयू ने कहा, अभी जो सवाल उठ रहे हैं वे जमा राशि से संबंधित हैं। थंडर बरियल कैनियन से वस्तु वापस लाने के बाद मुझे कुछ सामग्री मिलने की उम्मीद है। जमे हुए अग्नि देवता के सार के रक्त जैसी सामग्री। मुझे पता है कि यहाँ जमीन के नीचे ऐसी कई सामग्रियां मौजूद हैं। इन्हें प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। लिन मोयू का अनुरोध बहुत ही उचित था। उसने अनुमान लगाया कि अग्नि देवता के सार के ठोस रूप में परिवर्तित रक्त जैसी सामग्री मुख्य क्षेत्र में भूमिगत रूप से प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। उनके लिए इन्हें प्राप्त करना कठिन था, लेकिन एंटारेस के लिए यह आसान था। और ये चीजें किसी की मिल्कियत नहीं थी, एंटारेस को बस इन्हें लेना था, और इसमें लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए लिन मोयू ने सोचा कि एंटारेस इसे स्वीकार कर लेगा। बस इतना ही। एंटारेस की प्रतिक्रिया वैसी ही थी जैसी उम्मीद थी। ये चीजें एंटारेस के लिए बेकार थी और इन्हें व्यापारिक वस्तुओं के रूप में भी नहीं माना जाता था। लिन मोयू को खजाने की जरूरत नहीं थी। हाँ, बस इतना ही, लिन मोयू ने पुष्टि की। एंटारेस दिल खोलकर हंसा, ठीक है, जब तक तुम मुझे मेरी जरूरत की चीजें दे देते हो, मैं तुम्हें ये सामग्री और कुछ अतिरिक्त चीजें दे सकता हूँ। चूंकि यह मामला सुलझ गया है, हमारा सौदा पक्का हो गया है। जब आप नीचे वाले स्थान पर जाएं, तो मेरे लिए वह सामान लाने के लिए थंडर बरियल कैनियन जाएं। लिन मोयू ने कहा, ठीक है, सौदा पक्का। जब मैं निचले स्थान पर जाऊंगी तो मैं थंडर बरियल कैनियन जाऊंगी। लिन मोयू को राहत महसूस हुई। सौदा हो गया था और जाने की कोई जल्दी नहीं थी। एंटारेस ने आगे कहा, मैं अब तुम्हें यहां से भेज देता हूं। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। लिन मोयू ने एंटारेस की आंखों में एक चंचल भाव देखा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। एंटारेस की नजर ने उसे बेचैन कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवा अपने साथ चमकीले धब्बे लेकर आई, जिन्होंने लिन मोयू और मू शियान को घेर लिया। वे पल भर में गायब हो गए, हवा उन्हें उड़ा ले गई। रुको, मुझसे बातचीत करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम अभी मेरे साथ शरारत करने के लिए बहुत छोटे हो। एंटारेस ने जोर से सांस ली और फिर से लेट गया, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों में एक चंचल भाव था, मानो उसने कोई मनोरंजक काम किया हो। धुंधले वातावरण में लिन मोयू ने आकाश की ओर देखा। आकाश में रोशनी थी, लेकिन वह धुंधली थी। आकाश से चमकीले धब्बे गिरे, जिससे दुनिया में रोशनी फैल गई। जमीन विचित्र पौधों से ढकी हुई थी, न तो फूल थे और न ही घास। पत्तियां इतनी बड़ी थी कि लिन मोयू को पूरी तरह से लपेटने के लिए पर्याप्त थी। पत्तियों में स्पष्ट नसें थीं, जो चमक रही थीं और आसपास के वातावरण को रोशन कर रही थीं। आकाश में दिखने वाले प्रकाश के धब्बों की तुलना में पौधों का प्रकाश अधिक चमकीला था। पत्तियों के पीछे एक छोटा सा पेड़ था। शाखाएं लताओं की तरह फैली हुई थीं, जो समान बड़े पत्तों से ढकी हुई थीं। लिन मोयू एक पत्ते पर खड़ा था और उसके बगल में मू शियान लेटी हुई थी। पत्ता बहुत मजबूत था और उनका वजन सहने में सक्षम था। यह ऊपरी स्थान नहीं है। ये कहाँ है?
1 मिनट तक चले टेलीपोर्टेशन के बाद लिन मोयू ने टेलीपोर्टेशन से पहले एंटारेस के चेहरे के हाव भाव के बारे में सोचा और बेचैन महसूस करने लगी। इसी क्षण एंटारेस की आवाज उसके कानों में गूंजी, अरे छोटे बदमाश, मुझे मूर्ख बनाने की हिम्मत कैसे की? हजारों वर्षों में ऐसा करने वाला तुम पहले हो। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र का निचला हिस्सा है। चूंकि आप यहाँ हैं, इसलिए अपना वादा पूरा करें और थंडर बरियल कैन्यन जाएं। लिन मोयू यह महसूस करके दंग रह गया कि उसने पहले गलत बोल दिया था। उसका नेतृत्व एंटारेस कर रहा था। एंटारेस ने निचले स्थान पर पहुंचने पर थंडर बरियल कैन्यन जाने के लिए कहा था। उसने ध्यान नहीं दिया और सहमति दे दी। एंटारेस ने इसका फायदा उठाया और उसे सीधे निचले अंतरिक्ष में भेज दिया। उन्होंने समय पर सहमति नहीं जताई थी, केवल स्थान पर सहमति बनी थी। चूंकि वह निचले स्थान पर था, इसलिए उसे अपना वादा पूरा करना ही था। लिन मोयू के सामने अचानक एक छोटा सा शल्क प्रकट हुआ। उसने उसे एंटारेस के शल्कों में से एक के रूप में पहचाना। तराजू आपको निम्न स्तर से बाहर निकाल सकता है, लेकिन ये केवल एक व्यक्ति को ही बाहर निकाल सकता है। लिन मोयू को थोड़ी निराशा हुई। उसे धोखा दिया गया था। एंटारेस बहुत चालाक था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 443। अध्याय 443। 443। अध्याय 443। निचला स्थान, फेंग शुई का खजाना। अनपढ़ वर्षों से जीवित रह चुके बूढ़े ड्रैगन एंटारेस का दिमाग थोड़ा जंग खा जाने के बावजूद भी वह अभी भी बहुत चतुर है। लोगों को धोखा देने की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटता। हालांकि लिन मोयू ये भी जानता था कि एंटारेस को सबसे पहले उसी ने धोखा दिया था, इसलिए वह उसे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकता था। हाथ में तराजू पकड़े हुए लिन मोयू एंटारेस का इरादा समझ गया। वह तराजू का उपयोग करके किसी भी समय निचले स्थान से बाहर निकल सकता था। लेकिन मू शियानशियान वहां से जा नहीं पाएगी। मू शियानशियान की क्षमताओं को देखते हुए निचले अंतरिक्ष में उसे जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सामान्य टेलीपोर्टेशन आइटम यहां अपनी प्रभावशीलता खो चुके थे, जिससे यहां से निकलना मुश्किल हो गया था। लिन मोयू ने अपने सामान की जांच की। जैसा कि उम्मीद थी, मेंग अनवेन द्वारा दिया गया टेलीपोर्टेशन स्टोन पहले ही अपनी प्रभावशीलता खो चुका था। मेंग अनवेन द्वारा दिया गया टेलीपोर्टेशन स्टोन प्लेटिनम ग्रेड की वस्तु थी, जिससे वह ऊपरी अंतरिक्ष और उसके कालकोठरी या गुप्त क्षेत्रों से सीधे वापस लौट सकता था। लेकिन मेंग अनवेन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह निचले स्थान में प्रवेश करेगा। यद्यपि ऊपरी और निचली दोनों जगहें प्राचीन युद्ध क्षेत्र का हिस्सा हैं, फिर भी उनके बीच की दूरी बहुत अधिक है। मेंग अनवेन द्वारा दिया गया टेलीपोर्टेशन पत्थर अब बेअसर हो चुका था। हालांकि लिन मोयू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, ये जानते हुए कि रसातल टेलीपोर्टेशन स्टोन अभी भी काम करता है। वह इसका इस्तेमाल सीधे रसातल लोक में जाने और निचले अंतरिक्ष को छोड़ने के लिए कर सकता था। लेकिन लिन मोयू ने रसातल टेलीपोर्टेशन स्टोन को दूर रखने का फैसला किया। अगाध लोक में जाना बहुत खतरनाक था। पिछली बार वह भाग्यशाली रहा था। यदि वह बदकिस्मत होता और सीधे किसी दानव राजा के सामने या दानव राजा के शहर में टेलीपोर्ट हो जाता, तो उसका विनाश निश्चित होता। तुलनात्मक रूप से यहां रहना कहीं अधिक सुरक्षित था। ऐसा लगता है कि अब मेरे पास एंटारेस के साथ सौदा पूरा करने के लिए केवल थंडर बरियल कैन्यन जाने का ही विकल्प है। लिन मोयू का मानना था कि चूंकि एंटारेस उससे सौदा करना चाहता है, इसलिए उसके पास कोई बैकअप योजना जरूर होगी। जब तक उसे संबंधित वस्तु मिल जाती, एंटारेस उसे वापस भेज सकता था। एक कमजोर सी कराह और हल्की सी हलचल से संकेत मिला कि मू शियान आखिरकार जाग गई थी। उसने हैरानी से अपनी आंखें मलते हुए कहा, अजीब बात है, मैं कैसे सो गई? उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह बेहोश हो गई है। ये कहना जरूरी है कि एंटारेस के तरीके काफी परिष्कृत थे। लिन मोयू ने स्वाभाविक रूप से एंटारेस का जिक्र नहीं किया और इसके बजाय अपने हाथ में मौजूद तराजू उसे सौंप दिया। नवजागृत मू शियान ने सहज रूप से तराजू उठाया और थोड़ा अचंभित होकर पूछा, यह क्या है? लिन मोयू ने चारों ओर देखा। हम प्राचीन युद्ध क्षेत्र के निचले हिस्से में प्रवेश कर चुके हैं। आह! मू शियान ने हल्की सी चीख निकाली और तुरंत अपनी आंखें चौड़ी करके अपना मुंह ढक लिया। पूरी तरह अविश्वास से बोली, ये कैसे संभव है? क्या निचला स्थान केवल 70वें स्तर पर ही सुलभ नहीं है? लिन मोयू ने कहा, कारण की चिंता मत करो। असल बात यह है कि हम अब निचले अंतरिक्ष में हैं। यहाँ खतरे हो सकते हैं।
आपके हाथ में मौजूद तराजू आपको यहाँ से भगा सकता है। मू शियान ने सहज रूप से तराजू को कसकर पकड़ लिया, ये जानते हुए कि यह उसकी जान बचाने वाला है। लेकिन तभी उसे कुछ एहसास हुआ, आपका क्या ख्याल है? हालांकि मू शियान सीधी सादी थी, लेकिन वह मूर्ख नहीं थी। लिन मोयू ने कहा, मेरे पास भी एक है। बस याद रखना, अगर कोई खतरा हो तो तुरंत भाग जाना। हो सकता है मैं तुम्हारी रक्षा न कर पाऊं। म्यू जियानिक्सियन ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं। वह जानती थी कि अगर वह वहीं रही तो वह लिन मोयू की मदद नहीं कर पाएगी और शायद उस पर बोझ भी बन जाएगी। उसने खुद से कहा कि अगर कोई खतरा हुआ तो वह तुरंत भाग जाएगी और लिन मोयू के लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करेगी। लिन मोयू ने चारों ओर देखा और आसपास के वातावरण का जायजा लिया। चूंकि वे पहले से ही यहाँ थे, तो वे इसका भरपूर फायदा उठा सकते थे। एंटारेस के साथ समझौते पर सहमत होने और अब निचले अंतरिक्ष में होने के कारण उसके पास थंडर बरियल कैन्यन जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेशक लिन मोयू उस तरह का व्यक्ति नहीं था जो किसी सौदे के लिए अपनी जान जोखिम में डालता। अगर कोई वास्तविक खतरा होता तो वह तुरंत एबिस टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करता। चल दर, लिन मोयू पत्ते से कूद गई। पत्ता थोड़ा सा हिल रहा था, जिससे हल्की हवा चल रही थी। हवा दूर तक बह गई, जिससे अन्य पत्ते हिलने और सरसराहट करने लगे। मू शियान भी पत्ते से कूद गई और उतरते ही उसने एक छोटी सी चीख निकाली। क्या हुआ? लिन मोयू ने पूछा। मू शियान ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने किसी चीज पर पैर रख दिया है। लिन मोयू ने नीचे देखा और उसे अपने पैरों के नीचे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके पैर के पीछे एक लंबा घसीटने का निशान दिखाई दे रहा था। ये किसी बेल द्वारा छोड़े गए निशान जैसा लग रहा था। इससे लिन मोयू ने ये निष्कर्ष निकाला कि मू शियान ने एक बेल पर पैर रख दिया था, जो पैर रखने के बाद पीछे हट गई, जिससे एक घसीटने का निशान बन गया। लिन मोयू को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई। क्या ये लता जीवित हो सकती है? इस समय विशाल पत्तियां लगातार कांपती रहीं, उनकी कंपन और तीव्र होती गई, और सरसराहट की आवाज और तेज हो गई। सरसराहट तेज हो गई और पत्तों की नसों पर रोशनी टिमटिमाने लगी। आसपास का वातावरण कभी उजाला तो कभी अंधेरा हो रहा था, जिससे एक अजीब सा माहौल बन गया था। मू शियान डर गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया। क्या कुछ होने वाला है? इसी क्षण एक काली परछाई ने चुपचाप हमला कर दिया। परछाई बिना किसी आवाज के तेजी से आगे बढ़ी, और मू शियान ने इसे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। लिन मोयू ने इसे भांप लिया और मू शियान के सामने आकर परछाई की ओर उंगली से इशारा किया। कौशल, कंकाली या नुकीले दांत। सफेद रोशनी से आसपास का वातावरण जगमगा उठा। कंकालनुमा नुकीले दांत परछाई से टकरा गए। 3000 की संख्या में नुकीले कंकालनुमा दांत पास से फट पड़े, जिनमें से अधिकतर परछाई पर जा लगे। परछाई तुरंत पीछे हट गई। कंकालनुमा नुकीले दांतों की रोशनी में लिन मोयू ने देखा कि वह छाया एक लता थी। इसके अलावा वह लता बहुत सख्त थी, क्योंकि कंकाल के नुकीले दांत उसे भेद नहीं सके। मू शियान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ है। लिन मोयू ने अभी एक लता को ही पीछे हटाया था कि तभी चारों दिशाओं से असंख्य परछाइयां हमला करने के लिए आ गईं। दौड़ना। बिना सोचे समझे लिन मोयू ने लाइटनिंग एंड डेड विंग्स को सक्रिय किया, मू शियानिक्सियन को पकड़ा और आकाश में उड़ गई। परछाइयां भी मुड़ी और उनका पीछा करने लगी। इस बार मू शियान को आखिरकार स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, इतनी सारी लताएं। लिन मोयू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपनी गति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। 600 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से वह बहुत तेज था। लेकिन लताएं और भी तेज थीं, लगभग बराबरी पर पहुंच गई थी। लिन मोयू ने उंगली से इशारा किया और एक लाल बत्ती जल उठी। कौशल, वृद्धावस्था अभिशाप। तेज गूंज के साथ लताओं की गति तुरंत धीमी हो गई। लिन मोयू ने नीचे की जमीन को देखा, जो घनी लाल रोशनी से ढकी हुई थी। एजन का स्किल 50वें स्तर पर पहुंच गई थी, जिसकी शाप सीमा 200 मीटर थी। 60 स्तरीय प्रतिभा प्रवर्धन के साथ इसकी रेंज 12,000 मीटर तक पहुंच गई। 12,000 मीटर के दायरे में जंजीरों से बंधी अनगिनत लाल तलवारें दिखाई दी। जमीन विशाल पत्तियों वाले छोटे पेड़ों से ढकी हुई थी, और जमीन से अनगिनत लताएं निकल रही थीं। मिट्टी चारों ओर उड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत विषैले सांप जमीन पर रेंग रहे हों और छटपटा रहे हों।
लिन मोयू के रोंगटे खड़े हो गए, यह महसूस करते हुए कि उसने एक ऐसे विषय को छेड़ दिया है जिस पर पहले बहुत कुछ लिखा होगा। उनकी तीव्र इंद्रियों ने बहुत सारी दुर्भावना को भांप लिया। मुंह शियान शियान पीली पड़ी और डरी हुई बोली, कितना डरावना है, इतने सारे क्यों है? वे एक सामुदायिक प्रजाति होने चाहिए। पौधों के आकार के राक्षस असामान्य नहीं थे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में उनका होना दुर्लभ था। लिन मोयू ने एक जासूसी मंत्र का प्रयोग किया, जिससे उसे दुश्मन के बारे में तुरंत जानकारी मिल गई। ग्रेट लीफ ड्वार्फ ट्री। स्तर 72, शक्ति 300,000, फुर्ती 100,000, मानसिक 80,000, संविधान 300,000, कौशल बेल से वार करना, उलझाना, पत्तों से जोरदार वार करना। विशेषताएं, लकड़ी तत्व से प्रतिरक्षा। इन गुणों को देखकर लिन मोयू अवाक रह गई। एक लेवल 72 का मॉन्स्टर जिसके कुल गुण 780,000 तक पहुंचते हैं। यह कोई बॉस नहीं था, बल्कि एक साधारण राक्षस था। उन्हें पता था कि उनकी भावनाएं सही थी। 60वें स्तर से शुरू होने वाली महत्वपूर्ण गुण वृद्धि केवल एक संक्रमणकालीन चरण थी। लेवल 70 के बाद विशेषताओं में वाकई जबरदस्त उछाल आया। ये बात न केवल राक्षसों पर बल्कि मानव पेशेवरों, दानवों और ड्रैगन पर भी लागू होती थी। स्तर 40 और 70 दोनों ही गुणात्मक छलांग थे। मानव पेशेवरों द्वारा अपना तीसरा परिवर्तन पूरा करने के बाद उनके गुण स्तर 69 की तुलना में लगभग दोगुने हो गए। इसलिए लेवल 69 एक उच्च स्तरीय पेशेवर था, जबकि लेवल 70 को शीर्ष स्तरीय पेशेवर कहा जा सकता है। अत्यंत उच्च गुणों, 3 कौशलों और कई विशेषताओं के साथ, और उनकी संख्या अनगिनत है। लेवल 70 से ऊपर के किसी भी पेशेवर के लिए यह क्षेत्र एक मौत का जाल था। लेकिन लिन मोयू के लिए, लिन मोयू मुस्कुराए। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 444। अध्याय 444, 444। अध्याय 444। अचानक एक विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ। लिन मोयू की नजरों में विशाल पत्ती वाले बौने पेड़ों और पौधों जैसे राक्षसों की ये अंतहीन कतारें महज अनुभव थी। लताएं अभी भी इधर उधर लहरा रही थीं, लेकिन लिन मोयू और मू शियान सैकड़ों मीटर की ऊंचाई पर हवा में मंडरा रही थीं, जो लताओं के हमलों की पहुंच से बाहर थी। हालांकि ये दूरी अभी भी कंकाल जादूगरों और कंकाल तीरंदाजों की हमला करने की सीमा के भीतर थी। लेवल 50 के स्केलेटन मेजेस और स्केलेटन आर्चर्स की आक्रमण सीमा 2000 मीटर से अधिक थी। भले ही वे लक्ष्य को न देख सकें, लेकिन अगर वे दूर से ही उस पर निशाना साध लेते हैं, तो भी वे हमला कर सकते हैं। विशेषकर कंकाल तीरंदाज, एक बार जब वे किसी की आत्मा को जकड़ लेते थे, तो उनके तीर कभी नहीं चूकते थे। बड़ी संख्या में कंकाल जादूगर और तीरंदाज प्रकट हुए और नीचे से भारी गोलाबारी करने लगे। मौलिक विस्फोटों से तेज रोशनी उत्पन्न हुई, जिसने अंधेरे को रोशन कर दिया। बेलें उखड़ गईं और पत्ते बड़ी मात्रा में गिरने लगे। इस क्षण सभी विशाल पत्ती वाले बौने पेड़ बेकाबू हो गए। प्रत्येक पेड़ पर लगे विशाल पत्ते एक साथ चकाचौंध भरी रोशनी उत्सर्जित करते हुए शाखाओं से अलग होकर आकाश में उड़ गए। कौशल ग्रेट लीफ स्लैश। विशाल पत्तियों के किनारों पर दांतेदार संरचनाएं उगाई थीं, जो देखने में बेहद नुकीली लगती थीं। वे हवा में तेजी से घूम रहे थे, जिससे दांतों के हवा से रगड़ने के कारण एक चीखने जैसी आवाज निकल रही थी, जो बेहद तीखी थी। वहां बहुत सारे विशाल पत्ते थे, जिन्होंने आकाश को ढक रखा था। लिन मोयू ने बड़ी फुर्ती से लाइटनिंग अंडेड विंग्स को हवा में संभाला और उनसे बचती रही। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनसे वह बच नहीं सका, और विशाल पत्तों ने उसके कंकाल कवच पर प्रहार किया, जिससे वह चमकने लगा और उसमें से चरमराहट की आवाज आने लगी और साथ ही घनी दरारें दिखाई देने लगी। कंकाल कवच स्तर 72 के विशालकाय पत्तों के 2 वारों को झेलने के बाद चकनाचूर हो जाता था। जैसा कि लेवल 72 के मॉन्स्टर से उम्मीद की जाती है, ये काफी अलग है। 300,000 की शक्ति विशेषता के साथ विशाल पत्तियों में जबरदस्त आक्रमण शक्ति थी। उनकी आक्रमण शक्ति पहले ही स्तर 68 बैटलफील्ड वाइल्ड बीस्ट से कहीं अधिक हो चुकी थी। यह पुनर्जन्म से पहले प्राचीन फीनिक्स को भी टक्कर दे सकता था। वहां बहुत सारे विशाल पत्ते थे, कम से कम करोड़ों की संख्या में। उन्होंने कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे उन्हें भारी नुकसान पहुंचा। लिच जनरल ने उन्हें ठीक करने के लिए लगातार काम किया, लेकिन वह बड़ी मुश्किल से संतुलन बनाए रखने में सक्षम था।
कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने भी लगातार हमले जारी रखे, लेकिन अब तक एक भी विशाल पत्ती वाला बौना पेड़ नष्ट नहीं हुआ था। लिन मुयू को एहसास हुआ कि कोई समस्या है। कई दौर के हमलों के बाद भी, भले ही ग्रेट लीफ ड्वार्फ ट्रीज का संविधान गुण 300,000 था और वे बढ़ी हुई जीवन शक्ति वाले पौधे प्रकार के राक्षस थे, उन्हें इतने लंबे समय तक टिके रहने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। आखिरकार वे तो सिर्फ साधारण राक्षस थे, बॉस नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास व्यापक जुड़ाव जैसी कोई क्षमता हो? इस समय लिन मुयू ने दूर तक देखा। मौलिक विस्फोटों से प्राप्त प्रकाश का उपयोग करते हुए उसने देखा कि दूर स्थित विशाल पत्ती वाले बौने वृक्ष, जिन पर हमला नहीं हुआ था, उनकी भी बड़ी संख्या में लताएं कटी हुई थी। उन पर हमला न होने के बावजूद भी उनकी लताएं काट दी गईं। लिन मुयू ने अपने अनुमान की पुष्टि की, उनके पास वास्तव में व्यापक संबंध जैसी क्षमता थी। किसी न किसी माध्यम से यह क्षति उनके साथियों तक भी पहुंच सकती है। इस विशाल वन में फैले विशाल पत्तों वाले बौने पेड़ों को भी नुकसान का हिस्सा बनने देना। उन्हें ऐसी क्षमता की उम्मीद नहीं थी। 70वें स्तर से ऊपर के राक्षस वास्तव में असाधारण थे। तो मुझे फिर से कोशिश करने दीजिए। देखते हैं कि तुम नुकसान को तेजी से बांट सकते हो या मैं उसे तेजी से पहुंचा सकता हूं। लिन मुयू का दिल हिल उठा। एक साथ 9000 कंकालनुमा बर्बर योद्धा हवा में प्रकट हुए और तेजी से नीचे की ओर दौड़ने लगे। हवा में घूमती विशाल पत्तियों ने तुरंत नए लक्ष्य ढूंढ लिए और स्केलेटन बरसेर्कर्स की ओर तेजी से बढ़ने लगी। लिन मुयू के चारों ओर लाल, नीला, हरा, धूसर, सफेद और पीला जैसे विभिन्न रंग एक एक करके दिखाई देने लगे। फ्लेम लिच, स्टॉर्म लिच, आइस लिच, अर्थ लिच, लाइटनिंग लिच और अनडेड लिच एक के बाद एक प्रकट हुए। अचानक कंकालों के पैरों के नीचे 6 प्रभामंडल प्रकट हो गए। लपटें उठी और घूमते हुए विशाल पत्ते आग की लपटों में घिर गए। बिजली कड़कने और गरजने लगी, अनगिनत बिजली की कड़कड़ियां नीचे गिरी। पहले की तरह जब बिजली एक जगह केंद्रित होती थी, अब लाइटनिंग हिलो के पास बहुत सारे लक्ष्य थे, इसलिए बिजली के बोल्ट ने अपने लक्ष्य खुद चुने। मंद रोशनी से जगमगाता हुआ वह स्थान पूरी तरह से रोशन हो गया था। आकाश में अनगिनत आग के गोले थे और जमीन पर बिजली चमक रही थी। हवा, आग और बिजली से लैस कंकालनुमा योद्धा जंगल में उतरे और कुल्हाड़ियों को घुमाते हुए पेड़ों को काटने लगे। लताएं टूट गईं और शाखाएं बिखर गईं। स्केलेटन बरसेर्कर्स ने तुरंत ग्रेट लीफ ड्वार्फ ट्रीज के मुख्य हिस्सों को ढूंढ लिया और एक साथ अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया। प्रत्येक विशाल पत्ती वाले बौने वृक्ष का आकार छोटा और मोटा होता था, जो दर्जनों या सैकड़ों कंकाल बरसेर्कर्स से घिरा होता था और एक साथ दर्जनों या सैकड़ों कौशल हमलों को सहन करता था। अमर सेना के सबसे शक्तिशाली विस्फोट क्षति पहुंचाने वाले सैनिकों के रूप में कंकाल बरसेर्कर्स ने लिन मुयू को कभी निराश नहीं किया था। प्रत्येक कौशल प्रहार से 270,000 शक्ति विशेषता अंकों के बराबर विस्फोट क्षति उत्पन्न होती है। वृद्धावस्था अभिशाप से होने वाले बढ़े हुए नुकसान के साथ मिलकर विशाल पत्ती वाले बौने वृक्षों की सुरक्षा व्यवस्था पल भर में टूट गई और वे चकनाचूर हो गए। भीषण क्षति के कारण उन्हें अपने साथियों के साथ इसे साझा करने का मौका नहीं मिला। एक जोरदार धमाके के साथ कंकाल बरसेर्कर्स के हमले के तहत एक विशाल पत्ती वाला बौना पेड़ फट गया, मारा गया। बौने पेड़ का बीज प्राप्त हुआ। फिर एक के बाद एक संकेत प्रकट हुए, क्योंकि कंकाल बरसेर्कर्स द्वारा घिरे और मारे गए विशाल पत्ती वाले बौने पेड़ बिना किसी अपवाद के अपनी मृत्यु को प्राप्त हुए। मेरे पास अब लाशें हैं। लाशों के साथ मेरे पास हथियार हैं, बाकी सब आसान हो जाएगा। लिन मुयू मु शियान के साथ नीचे की ओर उड़ी और तेजी से उसकी कौशल सीमा में प्रवेश कर गई। लाशों पर नजर टिकाते हुए उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और उसकी कुशलता का विस्फोट हो गया। कौशल, लाश विस्फोट। शव विस्फोट स्तर 7 शवों को विस्फोटित करता है, जिससे 7 मीटर के दायरे में मौजूद दुश्मनों को शव के शेष जीवन के 2400% के बराबर क्षति पहुंचती है। कॉप्स एक्सप्लोजन का स्तर 7 तक पहुंच गया था और प्रवर्धन के साथ कौशल की सीमा 420 मीटर तक पहुंच गई थी। क्षति की मात्रा शव के शेष जीवन के 2400% तक पहुंच गई। जिन विशाल पत्ती वाले बौने पेड़ों को अभी अभी नष्ट किया गया था, वे अभी भी ताजे थे और उनमें प्रचुर मात्रा में जीवन शक्ति शेष थी। विस्फोटों के बीच अनगिनत लताएं नष्ट हो गईं। अचानक और भयावह क्षति के कारण ग्रेट लीफ ड्वार्फ ट्रीज की क्षति साझाकरण क्षमता बेकार हो गई। बड़ी संख्या में ग्रेट लीफ ड्वार्फ वृक्ष नष्ट हो गए।
एक बार बौने पेड़ की मृत्यु हो जाने पर उसकी क्षमताएं भी बाधित हो जाती थीं। हवा में घूमती विशाल पत्तियां भी बिखर गईं और नीचे गिरने लगीं, मानो आकाश से पत्तियों की बौछार हो रही हो। लिन मोयू बिजली की गति से चलने वाले अमर प्राणियों के पंखों पर सवार होकर उड़ता रहा, और वह जहां भी जाता उसके पीछे विस्फोट होते चले जाते। वहां इतने ज्यादा विशाल पत्ती वाले बौने पेड़ थे कि लिन मोयू उन सभी को गिन भी नहीं पाए। जहां तक उसकी नजर जाती थी, चारों ओर बौने पेड़ ही पेड़ थे। लिन मोयू ने अपना आपा खो दिया और सामने दिख रही हर चीज को उड़ा दिया, विनाश का आनंद लेते हुए। आखिरकार उसे मानसिक ऊर्जा की खपत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, उसे बस आगे बढ़ते हुए विस्फोट करते रहना था। यह एक पूरी तरह से भद्दी तकनीक थी, जिसने युद्ध को एक तरफा नरसंहार में बदल दिया। तब तक मू शियान शियान संभल चुकी थी, लिन मोयू की बाहों में लिपटी हुई। उसका चेहरा लाल था और वह इतनी शर्मीली थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। लेकिन उसने कुछ भी कहने या करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे लगा कि पीछे हट जाना ही बेहतर है। उसे महसूस हो रहा था कि यह अनुभव तेजी से बढ़ रहा है, और हर विस्फोट के साथ उसे बहुत अधिक अनुभव मिल रहा है। वह ये कैसे सोच सकती थी कि ये भयानक लेवल 72 के राक्षस लिन मोयू के सामने इतने असहाय होंगे। लिन मोयू बहुत ही शक्तिशाली थी। मू शियान शियान ने सावधानीपूर्वक लिन मोयू के चेहरे की ओर देखा और उसके भावों को समझा। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसकी बाहों में रहना कितना सुरक्षित महसूस होता है, कितना अच्छा होता अगर यह हमेशा के लिए बना रहता। अरे नहीं, मू शियान शियान, तुम क्या सोच रही हो? अपने विचारों को महसूस करते हुए मू शियान शियान शर्म से अपनी आंखें बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। अचानक विस्फोट रुक गए। इसी दौरान उनकी दिशा बदल गई। आगे बढ़ने के बजाय वे तेजी से पीछे हट गए। मू शियान शियान को हवा की तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे उसे यह एहसास हो रहा था कि लिन मोयू बहुत तेजी से और जल्दबाजी में पीछे हट रही है। क्या हुआ? उसने अपनी आंखें खोली और अनजाने में एक हल्की सी हैरानी भरी आवाज निकाल दी। कुछ ही दूरी पर एक विशाल वृक्ष प्रकट हुआ। यह उन विशाल पत्ती वाले बौने पेड़ों से कई गुना बड़ा था जिनका सामना उन्होंने पहले किया था। यह विशालकाय और राजसी संरचना कम से कम कुछ 100 मीटर ऊंची थी, एक छोटे पहाड़ से भी ऊंची और उससे भी चौड़ी। इसके घने पत्तों ने आसमान को ढक लिया, जिससे हर चीज पर छाया पड़ गई। अचानक एक विशाल लता अत्यंत गति से उनकी ओर बढ़ी। एक जोरदार धमाके के साथ कंकाल कवच चकनाचूर हो गया और लिन मोयू 1000 मीटर से भी अधिक दूर जा गिरी। भयानक टक्कर के बल के कारण लिन मोयू अनियंत्रित होकर हवा में लुढ़क गई। लिन मोयू का चेहरा बेहद गंभीर था। वह विस्फोटों का आनंद ले रहा था कि अचानक सभी विशाल पत्ती वाले बौने पेड़ एक साथ जमीन के नीचे चले गए। फिर धरती कांप उठी और उसकी आंखों के सामने एक विशालकाय पेड़ प्रकट हो गया। इसके प्रकट होने से लिन मोयू के दिल में एक सिहरन दौड़ गई और अनायास ही खतरे का एहसास उमड़ आया। इसलिए उसने बिना सोचे समझे तुरंत पूरी गति से पीछे हटना शुरू कर दिया। फिर भी उसे एक बार चोट जरूर लगी। उस हमले की भयावह शक्ति ने लिन मोयू को स्तब्ध कर दिया। उस प्रहार की आक्रमण शक्ति बहुत अधिक थी। कंकाल कवच, जिसकी रक्षा क्षमता 300,000 के संविधान के बराबर थी, पूरी तरह से बेकार हो गया। लिन मोयू अब दुश्मन से कम 3000 मीटर दूर था, जो उसकी आक्रमण सीमा से ठीक बाहर था। दूर से ही वह इसकी ताकत को समझे बिना इसके करीब नहीं जाना चाहता था। हमेशा की तरह उसने अपना जासूसी मंत्र इस्तेमाल किया। इसकी खूबियों को देखकर लिन मोयू तुरंत जाने के लिए मुड़ गई। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C445। अध्याय 445। 445। अध्याय 445। अगर तुम मुझे जाने नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मू शियान शियान ने भी जांच कौशल का उपयोग करते हुए देखा और डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। लिन मोयू पहले तो लड़ने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन अब वह बस वहां से निकलना चाहता था, जितना दूर हो उतना अच्छा। महान पत्ती वाला मात्र वृक्ष विश्व स्तरीय बॉस। स्तर 86। शक्ति 1,500,000। फुर्ती 1 मिलियन। मानसिक 1 मिलियन। संविधान 2,600,000। कौशल घातक उलझाव महान पत्तीवार। विशेषताएं 70% लकड़ी तत्व क्षति प्रतिरक्षा, 70% शारीरिक क्षति प्रतिरक्षा, अत्यधिक बढ़ी हुई जीवन शक्ति, बढ़ी हुई आक्रमण शक्ति, बढ़ी हुई रक्षा शक्ति। इन विशेषताओं को देखकर उसने सोचा, इससे लड़ने का कोई तरीका नहीं है।
कुल विशेषताओं की संख्या 61 लाख तक पहुंच गई। जब तक वह स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल का इस्तेमाल नहीं करता तब तक लड़ने का मौका हो सकता है। लेकिन तब भी ये केवल एक संभावना थी, निश्चितता नहीं। विशाल पत्ती माता वृक्ष उससे पहले सामना किए गए ज्वाला दानव राजा से भी अधिक दुर्जय प्रतीत हुआ। उस समय ज्वाला दानव राजा उसका पीछा करते हुए कालकोठरी में घुस आया था, और नियमों के कारण उसकी शक्ति सीमित थी। यद्यपि वह अभी भी शक्तिशाली था, लिन मोयू को उससे लड़ने का पूरा भरोसा था। अब भले ही वह 50वें स्तर पर पहुंच गया था और अधिक शक्तिशाली हो गया था, लेकिन विशाल पत्ती वाले मात्र वृक्ष को देखते ही उसकी पहली प्रतिक्रिया भाग जाने की थी। लिन मोयू ने अपनी अंतरात्मा पर भरोसा किया। यदि ज्वाला दानव राजा और महान पत्ती माता वृक्ष के बीच युद्ध होता, तो ज्वाला दानव राजा निश्चित रूप से हार जाता। पौधे प्रकार के राक्षसों में भयानक जीवन शक्ति होती थी, और इस प्रकार के विश्व स्तरीय बॉस में इतनी मजबूत जीवन शक्ति होती थी कि कोई भी निराश हो जाए। पलक झपकते ही वह मू शियान को लेकर कई किलोमीटर दूर उड़ गया था। विशाल पत्तीदार मात्र वृक्ष अब उसकी दृष्टि में मात्र एक काला बिंदु मात्र रह गया था। इसी क्षण उसने आकाश में अचानक कई काले बिंदु दिखाई दिए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो अंतरिक्ष को चीर कर खोला जा रहा हो, और अनगिनत विशाल पत्ते उसकी ओर उड़ रहे हो। कौशल ग्रेट लीफ स्लैश। हालांकि ये सभी विशाल पत्तियां थीं, लेकिन ये ग्रेट लीफ ड्वार्फ ट्री की पत्तियों से पूरी तरह से अलग थीं। ये पत्तियां विशाल पत्ती वाले मात्र वृक्ष से आई थीं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 10 मीटर से अधिक था, जो कि बहुत विशाल था। विशालकाय पत्तियां हवा में सीटी बजाती हुई अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। लिन मोयू ने अपनी अधिकतम गति से दौड़ लगाए और हवा में लगातार चकमा देती रही। विशाल पत्ते चारों दिशाओं से सीटी बजाते हुए आए, और अंततः लिन मोयू उन सभी से बच नहीं पाए। उसने कई कंकाल बरसेरकर्स को ढाल के रूप में काम करने के लिए बुलाया। कई जोरदार धमाकों के साथ कंकाल बरसेरकर्स न केवल दूर जा गिरे बल्कि बीच से कटकर मौके पर ही चकनाचूर हो गए। हालांकि विशाल पत्तों ने भी अपनी दिशा बदल ली और लिन मोयू को बाल बाल बचा लिया। कंकालनुमा कवच चमक उठा और चकनाचूर हो गया, जिससे लिन मोयू को पसीना आने लगा। कंकाल चकनाचूर होकर मर गए, और व्यापक संबंध क्षमता का प्रभाव फिर से खत्म हो गया। लिन मोयू हताश था। आखिर ये जीव हमेशा उसकी प्रतिभा को क्यों नजरअंदाज कर देते थे? लाश लोक के ईश्वर स्तरीय विशेषज्ञ ऐसा कर सकते थे, ज्वाला दानव राजा के कौशल ऐसा कर सकते थे, और अब तो ये 86वें स्तर का विश्व स्तरीय बॉस भी ऐसा कर सकता है। जिस क्षण कंकाल चकनाचूर हुए, लिन मोयू ने एक विचित्र आभा का अनुभव किया। उसके दिमाग में हलचल मच गई। उसे ज्वाला दानव राजा की क्षमताओं में भी इसी तरह की आभा याद आ गई। इसी आभा के कारण उनकी प्रतिभा निष्प्रभावी हो गई। लेकिन अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं था। और भी विशालकाय पत्ते उसकी ओर उड़कर आए, और लिन मोयू ने यथासंभव उनसे बचने की कोशिश की, जरूरत पड़ने पर कंकालों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। उसे यकीन नहीं था कि उसकी क्षति हस्तांतरण क्षमता काम करेगी या नहीं। अगर यह काम नहीं करती, तो वह मर जाएगा। कुछ और किलोमीटर उड़ने के बाद वह आखिरकार विशाल पत्तियों की सीमा से बाहर निकल गया। सांस लेने से पहले ही आगे की जमीन हिलने लगी और आसमान में अंधेरा छा गया। सैकड़ों मीटर ऊंचा विशाल पत्तीदार मात्र वृक्ष जड़ से उखड़ गया और हवा में उछलकर लिन मोयू के सामने जा गिरा। ये छलांग कम से कम 7 या 8 किलोमीटर की थी। एक पेड़ का इस तरह उछलना अकल्पनीय था। लिन मोयू जानता था कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उसे अपनी पूरी ताकत लगानी थी, और इस बार यह ज्वाला दानव राजा का सामना करने से भी ज्यादा खतरनाक था। एक लेवल 86 का विश्व स्तरीय बॉस होने के नाते उसे यकीन नहीं था कि वह जीत पाएगा। मैं तुम्हें जाने देती हूं, और तुम जाने के लिए तराजू को सक्रिय कर दो, लिन मोयू ने गंभीरता से कहा। लेकिन लड़ाई से पहले उसे मू शियान की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। एक बार लड़ाई शुरू हो जाने पर वह उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। उसकी मृत्यु लगभग निश्चित ही हो जाएगी। मू शियान समझ गई और उसने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुरंत निकल जाती हूँ। अंतरिक्ष फिर से मुड़ गया, और असंख्य विशाल पत्ते उनकी ओर उड़ने लगे। महान पत्ती माता वृक्ष ने एक बार फिर महान पत्ती श्लेष कौशल को सक्रिय कर दिया था। लिन मोयू तेजी से नीचे उतरी और फिर मू शियान को फेंकते हुए बोली, जल्दी जाओ। मू शियान ने हवा में ही चिल्लाकर कहा, सावधान रहो।
ये कहने के बाद उसने एंटारेस का तराजू निकाल लिया, लेकिन उसने इसे तुरंत सक्रिय नहीं किया। इसके बजाय उसने कुछ किलोमीटर दूर स्थित विशाल पत्ती वाले मातृ वृक्ष की ओर देखा। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपना अंतिम निर्णय लिया। एक चीख के साथ उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। प्रकाश की एक किरण विशाल पत्तियों से भी तेज गति से निकली और विशाल पत्तीदार मातृ वृक्ष पर विस्फोट कर गई। लिन मोयू में अभूतपूर्व रूप से सुंदर आतिशबाजी देखने को मिली। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मू शियान अपनी संग्रहण क्षमता का इस्तेमाल ग्रेट लीफ मदर ट्री पर करेगी। लिन मोयू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, क्या उसे विश्वास है कि मैं इसे मार सकती हूँ? विशाल पत्ती माता वृक्ष का ध्यान तुरंत मू शियान पर केंद्रित हो गया, और सभी विशाल पत्ते उसकी ओर उड़ गए। इसी क्षण मू शियान ने तराजू को सक्रिय किया और लिन मोयू की ओर मुट्ठी लहराते हुए कहा, इसे मार डालो। अगले ही पल वह गायब हो गई, और सारे विशाल पत्ते चूक गए और जमीन पर गिर पड़े। जमीन फट गई और गड़गड़ाहट की आवाज आई। मू शियान को जाते देख लिन मोयू को पता चल गया कि वह अब सुरक्षित है। एंटारेस के उत्पाद विश्वसनीय होने चाहिए। अब मेरी बारी है। लिन मोयू ने गहरी सांस ली और युद्ध के लिए तैयार हो गई। लक्ष्य से चूक जाने पर विशाल पत्ती वाली मातृ वृक्ष ने एक कर्कश अप्रिय गर्जना की और अपना ध्यान वापस लिन मोयू पर केंद्रित कर लिया। असंख्य विशाल पत्ते घूमते हुए उसकी ओर उड़ने लगे। लिन मोयू ने स्केलेटल आर्मर का प्रयोग किया और लाइटनिंग अनडेड विंग्स को सक्रिय किया। अचानक उसे एक सूचना मिली कि लाइटनिंग अनडेड विंग्स का लेवल बढ़ गया है। लाइटनिंग अनडेड विंग्स लेवल 3 पर पहुंच गए थे। इसकी अवधि बढ़कर 30 सेकंड हो गई, और ध्वनि को बढ़ाने के साथ ये 30 मिनट हो गई। कूलडाउन समय 9 मिनट से घटकर 8 मिनट हो गया। उड़ान की गति 600 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 700 मीटर प्रति सेकंड हो गई। बिल्कुल सही समय। लिन मोयू चिल्लाए और विशाल पत्तीदार मातृ वृक्ष की ओर दौड़ पड़ी। 1000 मीटर की दूरी पर यह बहुत दूर था। अगर वह अभी लड़ाई शुरू कर दे तो अकेले विशालकाय पत्ते ही काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे निपटने के लिए उसे करीब जाना होगा, जिससे उसकी मरे हुए सैनिकों की सेना अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। इसके अलावा लिन मोयू के मन में एक योजना थी। अगर वह योजना सफल हो जाती तो शायद उसे मारने का मौका मिल जाता। धिक्कार है, शक्तिशाली सैनिक, मेरे पास केवल एक ही मौका है, 30 सेकंड। अगर मैं इसे 30 सेकंड में नहीं मार सका तो मुझे भागना पड़ेगा। लिन मोयू जानता था कि उसके कंकालों की आक्रमण शक्ति के साथ केवल अभिशाप और शक्तिशाली सैनिक के संयुक्त प्रभाव से ही वे महान पत्ती माता वृक्ष की रक्षा को भेद सकते थे। समय बहुत कम था, केवल 30 सेकंड। ज्वाला दानव राजा को मारने की तरह ही इसे एक ही बार में अचेत करना पड़ा। मू शियान के बिना लिन मोयू कहीं अधिक फुर्तीली हो गई। वह विशाल पत्तों के बीच से रास्ता बनाते हुए तेजी से 200 मीटर की दूरी को कम कर लिया। यह दूरी लगभग पर्याप्त थी। इस समय विशाल पत्ती वाले मातृ वृक्ष से अनगिनत लताएं निकली, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1 मीटर से अधिक था, और वे उसकी ओर लहरा रही थी। लिन मोयू को पहले भी एक बार ऐसी ही लता का सामना करना पड़ा था, और इन लताओं की शक्ति को जानते हुए उसका कंकाल कवच तुरंत चकनाचूर हो गया था। उसने उंगली उठाकर वृद्धावस्था का अभिशाप दिया। विशाल पत्तीदार मातृ वृक्ष तुरंत धीमा हो गया। जैसे ही श्राप का असर शुरू हुआ, लिन मोयू ने अपनी मरे हुए लोगों की सेना को छोड़ दिया। पूरी मरे हुए सैनिकों की सेना तैनात कर दी गई थी, जिसमें कंकाल, जादूगर और तीरंदाज सभी दिशाओं में फैल गए थे। वे हवा में उड़ गए और एक त्रिआयामी घेरा बना लिया। कंकाल बरसेरकस उन्माद में आगे बढ़े। हजारों कंकाल बरसेरकस ऊपर की ओर उड़े और पलक झपकते ही 200 मीटर की दूरी तय कर ली। शाप से प्रभावित विशाल पत्तीदार मातृ वृक्ष ने अपने हमलों की गति धीमी कर दी। लेकिन लिन मोयू जानती थी कि इतनी शक्तिशाली सत्ता के लिए अभिशाप का प्रभाव लंबे समय तक नहीं टिकेगा, और वह जल्द ही इससे मुक्त हो जाएगी। लेकिन लिन मोयू ने इसे मौका ही नहीं दिया। उसके बाएं हाथ में सोल फ्लेम प्रज्वलित हो गई, और उसके दाहिने हाथ ने स्केलेटल प्रिजन मंत्र का प्रयोग किया। घनी सफेद हड्डियों से ढका विशाल पत्तीदार मातृ वृक्ष कुछ देर के लिए रुक गया। जिस क्षण इसे बांधा गया, इसकी सभी लताएं ढीली पड़ गईं और विशाल पत्ते झड़ गए। कंकाल जेल के कारण उसकी कुशलता बाधित हो गई। लेकिन अगले ही पल कंकालनुमा जेल में दरारें पड़ने लगी। आत्मा की ज्वाला नीचे उतरी, जिससे विशाल पत्तीदार मातृ वृक्ष पीड़ा से कांप उठा।
कंकालनुमा जेल आधे सेकंड के लिए और टिकी रही। कुल मिलाकर कंकाल कारागार 1.5 सेकंड तक चला, जिससे उसकी क्षमता बाधित हो गई। लिन मोयू को अपना सेटअप पूरा करने के लिए 1.5 सेकंड का समय पर्याप्त था। तब तक कंकाल बरसेरकर्स अपनी स्थिति में आ चुके थे, जिनमें से 9000 ने विशाल पत्ती वाले मातृ वृक्ष को घेर लिया था या उस पर चढ़ गए थे। उनके हाथ गर्मी से चमक रहे थे। मजबूत सैनिक कौशल सक्रिय हो गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C446। अध्याय 446। 446। अध्याय 446। दिव्य विस्फोट। तुम भागो, मैं भी भागूंगा। लिन मोयू की सभी क्षमताओं में से सबसे शक्तिशाली क्षमता वह है जिसका उपयोग वह केवल तभी करता है जब वह हताश होता है। शक्तिशाली सिपाही 30 सेकंड के लिए स्वयं और बुलाए गए प्राणियों के सभी बुनियादी गुण 200% बढ़ जाते हैं, और सभी हमले अतिरिक्त 500% क्षति पहुंचाते हैं। कूलडाउन समय 1 घंटा। इन 30 सेकंड के दौरान लिन मोयू और उसकी अमर सेना की युद्ध शक्ति में जबरदस्त वृद्धि होगी। जैसे ही संवर्धन कौशल सक्रिय हुआ, सभी एलिमेंटल लिच एक साथ प्रकट हो गए। कंकालों के पैरों के नीचे आभाओं की एक श्रृंखला प्रकट हुई, जिससे उनकी रक्षा क्षमता बढ़ी और उनकी गति में वृद्धि हुई। वह महान पत्ती वाला मातृ वृक्ष तुरंत भयंकर लपटों में घिर गया। आकाश से बिजली गिरी। उसके शरीर पर बर्फ भी दिखाई दी। जैसे ही लिन मोयू ने ये सभी क्रियाएं पूरी की, महान पत्ती माता वृक्ष ने कंकाल कारागार को चकनाचूर कर दिया। कंकाल कारागार की क्षति कम करने वाली विशेषता भी उसी समय गायब हो गई। उसी समय लाल रंग से चमकते हुए कंकाल बरसेरकर्स की कुल्हाड़ियां नीचे गिरी। इसी क्षण मौलिक विस्फोट और कंकाल तीरंदाजों के तीर भी फूट पड़े। लिन मोयू ने हर चीज की गणना 0.1 सेकंड तक की सटीकता से की थी। इस समय मरे हुओं की सेना ने आक्रमण की एक अविश्वसनीय शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने आखिरी बार ऐसा तब किया था जब वह ज्वाला दानव राजा से निपट रहा था। इस बार एलिमेंटल लिचेस के शामिल होने से यह और भी अधिक तीव्र हो गया था। जैसे ही मरे हुओं की सेना ने अपना हमला शुरू किया, लिन मोयू भी अपने बाएं हाथ में सोल फ्लेम और दाएं हाथ में टॉक्सिक स्टार बर्स्ट लेकर उसमें शामिल हो गया। आत्मा की ज्वाला ने कौशल को बाधित किया और अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न की। विषैले तारे के विस्फोट ने महान पत्ती मातृ वृक्ष को विषैला कर दिया, जिससे उसकी ठीक होने की क्षमता दब गई। युद्ध के पहले ही क्षण में लिन मोयू ने अपनी सभी क्रियाएं पूरी कर ली। महान पत्ती वाली मातृ वृक्ष ने एक कान फाड़ देने वाली चीख निकाली। किसने कहा था कि पौधे चीख नहीं सकते? अब तो वो चीख रहा था। चीख गहरी और कर्कश थी, जिससे लिन मोयू को बेहद असहज महसूस हुआ, मानो उसका दिल धड़कना बंद होने वाला हो। अचानक हुए हमले से इसे गंभीर क्षति पहुंची। दूसरे ही क्षण में विष से हरे रंग का हो चुका महान पत्ती वाला मातृ वृक्ष क्रोध में पलटवार करने लगा। असंख्य लताएं बाहर निकली और उन पर चिपके हुए कंकाल बरसेरकर्स को उलझा लिया। कौशल घातक उलझाना। लताओं की संख्या भयावह थी। वे न केवल उसके शरीर से निकल रही थी बल्कि जमीन से भी उग रही थी, जो कि मरे हुए लोगों की सेना की संख्या से कहीं अधिक थी। बहुत सारे विशालकाय पत्ते हवा में उड़ते हुए कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों की ओर बढ़ने लगे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह लिन मोयू की मरे हुए सैनिकों की सेना को पूरी तरह से नष्ट करने पर तुला हुआ था। वास्तव में इसमें ऐसा करने की क्षमता थी। चाहे वो लताएं हो या विशाल पत्तियां, उनकी संख्या मरे हुए लोगों की सेना की संख्या से कहीं अधिक थी। पल भर में लिन मोयू हमलावर से घिरी हुई स्थिति में आ गई। लिन मोयू ने अग्नि देवता के सार के जमे हुए रक्त का एक टुकड़ा निकाला। कौशल सक्रिय हो गया और लपटें आसमान की ओर उठने लगी। दिव्य आभा बिखेरता हुआ एक ज्वाला लिच प्रकट हुआ। जैसे ही ज्वाला लिच प्रकट हुआ, महान पत्ती मातृ वृक्ष पर ज्वालाएं और भी तीव्र हो गईं। इस बार ज्वालाओं में एक दिव्य आभा थी, जिससे और भी अधिक क्षति हुई। महान पत्ती वाला मातृ वृक्ष अनियंत्रित रूप से कांप उठा। ज्वाला लिच अविश्वसनीय गति से महान पत्ती माता वृक्ष की ओर उड़ गया। 200 मीटर की दूरी को पलक झपकते ही तय कर लेना। फ्लेम लिच तेज था, लेकिन ग्रेट लीफ मदर ट्री उससे भी तेज था, जिसने फ्लेम लिच को अपनी लताओं से जकड़ लिया। लेकिन 0.1 सेकंड से भी कम समय में फ्लेम लिच खुद को छुड़ाने में कामयाब हो गया। उसके शरीर पर मौजूद ज्वालाओं में दिव्य शक्ति समाहित थी, जो उसकी आभाओं से निकलने वाली ज्वालाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी।
फ्लेम लिच ग्रेट लीफ मदर ट्री से टकराया, उससे चिपक गया और दिव्य ज्वालाओं को स्थानांतरित कर दिया। 2 सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। एक जोरदार विस्फोट से पूरा स्थान रोशन हो गया। ऐसा लग रहा था मानो धरती पर एक विशाल सूर्य प्रकट हो गया हो। आग की लपटें चारों दिशाओं में फैल गईं, जिससे कई किलोमीटर के दायरे में फैली भूमि आग के सागर में बदल गई। हवा में लटके सभी विशाल पत्ते जलकर गिर गए। लताएं भी आग की लपटों में जलकर राख हो गईं। सभी स्केलेटन बरसेरकर्स पल भर में मुक्त हो गए। लिन मोयू ने विशेष रूप से अग्नि देवता के सार के रक्त के सबसे बड़े ठोस टुकड़े को चुना था, जिससे सबसे शक्तिशाली एलिमेंटल लिच को बुलाया जा सके। वह महान पत्ती वाला मात्र वृक्ष जलते हुए वृक्ष में बदल गया था, जो लपटों में घिरा हुआ था। लेकिन लिन मोयू ने अपनी सतर्कता कम नहीं की, क्योंकि उसे हत्या की सूचना नहीं मिली थी। अगले ही क्षण महान पत्ती वाला मात्र वृक्ष अचानक हिल गया। यह अविश्वसनीय गति से उछला और एक ही छलांग में दसियों हजार मीटर की दूरी तय कर ली। छलांग लगाने के दौरान आग की लपटें धीरे धीरे बुझ गईं, जिससे उसका झुलसा हुआ काला और दयनीय रूप सामने आ गया। यहां तक कि 60 से ऊपर के स्तर के बॉस में भी जीवित रहने की प्रवृत्ति होती थी, तो इस 86वें स्तर के विश्व स्तरीय बॉस की तो बात ही क्या। महज 4 सेकंड में, पहले सेकंड में लिन मोयू के सुनियोजित हमले के तहत वह बुरी तरह घायल हो गया, और चौथे सेकंड में ज्वाला लिच ने लगभग दैवीय आत्मविनाश कर लिया। 2 बार चोट लगने के बाद वह लगभग मर ही गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भाग गया। अपनी जान बचाने की प्रवृत्ति के कारण वह तेजी से भागा, और लिन मोयू भी मुड़कर उतनी ही तेजी से भागने लगी। लिन मोयू ने उसका पीछा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि वह उसे पकड़ नहीं पाएगा। अगर उसने ऐसा किया भी तो 30 सेकंड खत्म हो चुके होंगे। शक्तिशाली सैनिक राज्य के बिना वह गंभीर खतरे में होगा। दोनों पक्ष विपरीत दिशाओं में भाग गए और जल्द ही एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए। लिन मोयू रुकी नहीं, वह लगातार हवा में उड़ती रही। इस समय हर सेकंड मायने रखता था। उन्हें चिंता थी कि ग्रेट लीफ मदर ट्री वापस आ सकता है, क्योंकि इसमें एक लेवल 86 विश्व स्तरीय बॉस के रूप में ठीक होने की भयानक क्षमता है। यहां तक कि स्ट्रॉन्ग सोल्जर अवस्था में इस्तेमाल किए गए टॉक्सिक स्टार बर्स्ट के साथ भी लिन मोयू को संदेह था कि यह लंबे समय तक इसकी रिकवरी को दबा सकता है। वह कुछ मिनटों तक उड़ान भरता रहा, 100 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की, और अंत में थोड़ा आराम करने से पहले उसने उड़ान भरी। नीचे की पूरी तरह से बदल चुकी भूमि को देखकर लिन मोयू को लगा कि वह अपने क्षेत्र से बाहर आ गया है। निचले क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसका सामना 86वें स्तर के विश्व स्तरीय बॉस से होने की उम्मीद नहीं थी। ऐसा भाग्य मिलना बेमिसाल था। लिन मोयू को तो ये भी संदेह था कि एंटारेस ने ये जानबूझकर किया था। मुझे मारने से क्या फायदा होगा? लिन मोयू ने मन ही मन सोचा। उसे संदेह था कि एंटारेस इतनी दूर तक जाएगा। अचानक लिन मोयू तेजी से नीचे उतरी और एक चट्टान के पीछे छिप गई। उसने अपनी सांस रोक ली और अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा लिया। कुछ ही क्षणों बाद एक विशालकाय अजगर उस स्थान के ऊपर से उड़ गया जहां वह अभी था। 100 मीटर से भी अधिक लंबा अजगर उड़ सकता था, जो कि 70वें स्तर से ऊपर के बॉस के लिए सामान्य बात थी। खास बात यह थी कि उसके पेट पर पंजे थे और सिर पर सींग जैसे कुछ दिखाई दे रहे थे। लिन मोयू दंग रह गई। अजगर प्राचीन चीनी पौराणिक कथाओं के ड्रैगन जैसा दिखता था। चीनी पौराणिक कथाओं में अजगर और सांप एक निश्चित स्तर की साधना प्राप्त करने के बाद अजगर में परिवर्तित हो सकते थे। ये वाला भी काफी हद तक वैसा ही दिखता था। लिन मोयू ने अपनी जासूसी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि सिर्फ अनुमान लगाया। उसने जासूसी कौशल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि इससे संभवतः उसका ध्यान आकर्षित हो जाता। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल के कूलडाउन पर होने के कारण लिन मोयू अपनी सीमाओं को जानता था। इस स्थिति में 80 लेवल के लॉर्ड बॉस से भी लड़ना मुश्किल होगा। इसके अलावा, इसके आकार और आभा को देखते हुए, ये महान पत्ती माता वृक्ष से बहुत कमजोर नहीं था। उसे बिना उसकी ओर ध्यान दिए जाते हुए देखकर लिन मोयू को आखिरकार राहत मिली। ये किस तरह की जगह है? हर जगह बॉस क्यों है? मेरे शिक्षक ने जिस निचले स्थान का जिक्र किया था, वह इतना खतरनाक नहीं लग रहा था। श्वेत देवता के आंगन में बाय येयुवान कुछ दिनों से वापस आ चुकी थी। जब उसने सुना कि लिन मोयू प्राचीन युद्ध क्षेत्र में गई है, तो वह ज्यादा चिंतित नहीं हुआ था, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ समय से पता था।
लेकिन आज उसे बेचैनी महसूस हो रही थी, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। बूढ़े मेंग, मुझे बेचैनी हो रही है। क्या प्राचीन युद्ध क्षेत्र में शियाओयू के साथ कुछ हुआ है? मेंग अनवेन ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। शियाओयू की ताकत को देखते हुए, चाहे वह मुख्य क्षेत्र हो या निचला स्थान, अगर वह उन कुछ जगहों में से एक नहीं है, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय युवान को यह बात अच्छी तरह से पता थी, क्योंकि वह लिन मोयू की ताकत से भलीभांति परिचित था। लेकिन कई कप चाय पीने के बाद भी वह बेचैनी से उबर नहीं पाया। बूढ़े मिंग, क्या तुम उसे महसूस कर सकते हो? लिन मोयू के पास मेंग अनवेन द्वारा दिया गया एक टेलीपोर्टेशन पत्थर था, जिसका दिव्य ग्रीष्म टावर से संबंध था। भले ही लिन मोयू ने टेलीपोर्टेशन स्टोन को अपने भंडारण स्थान में रखा हो, फिर भी यह इस कनेक्शन को रोक नहीं सकता था। बाय युवान की चिंता को देखकर मेंग अनवेन ने डिवाइन समर टॉवर को बुलाया और सावधानीपूर्वक उसका संवेदन किया। कुछ क्षण बाद उनके चेहरे के भाव बदल गए। बाय युवान ने पूछा, क्या हुआ? मेंग अनवेन को फिर से आभास हुआ, शाओयू वास्तव में निचले स्थान पर चली गई है। बाय युवान ने पूछा, क्या आप निचले अंतरिक्ष में उस स्थान का पता लगा सकते हैं? निचले क्षेत्र में कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर लिन मोयू को ज्यादा खतरा नहीं होना चाहिए। मुख्य खतरे रसातल के दानव और ड्रैगन जनजाति थे। अगर उसका सामना 80 से अधिक स्तर के रसातल राक्षसों या ड्रैगन जनजाति के सदस्यों से हो जाता है, तो मुसीबत हो सकती है। मेंग अनवेन ने सावधानीपूर्वक महसूस किया, उसका चेहरा अभी भी गंभीर था, ऐसा लगता है कि यह जंगली महाद्वीप के पास है। बाय युवान उछल पड़ी, मुझे जल्दी से गहरे अंतरिक्ष में भेजो। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 447। अध्याय 447। 447। अध्याय 447। रहस्यमय हरा तालाब। लिन मोयू को निचले अंतरिक्ष की अवधारणा कभी पूरी तरह समझ में नहीं आई थी। मेंग अनवेन और बाय युवान को भी लगा कि अभी बहुत जल्दी है, इसलिए उन्होंने लिन मोयू से निचले स्थान के बारे में कभी बात नहीं की। निचला स्थान ऊपरी स्थान से कुछ भिन्न है। निम्न अंतरिक्ष की दुनिया कई महाद्वीपों से बनी है। प्रत्येक महाद्वीप के बीच या तो अथाह महासागर है या अनंत शून्य। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा करने के लिए विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। समुद्र में शक्तिशाली समुद्री राक्षस हैं, और हवा में उड़ने वाले राक्षस हैं। कुछ अनंत शून्य तो निषिद्ध क्षेत्र भी हैं जहां उड़ना असंभव है। निचले स्थान का वातावरण ऊपरी स्थान की तुलना में कहीं अधिक कठोर और जटिल है। मेंग अनवेन की संवेदन क्षमता के अनुसार लिन मोयू वर्तमान में वाइल्ड कॉन्टिनेंट नामक महाद्वीप पर स्थित है। ये जगह राक्षसों के लिए स्वर्ग है। यहाँ हर जगह बॉस मौजूद हैं और भयानक राक्षस बहुतायत में पाए जाते हैं। आमतौर पर 70वें स्तर से ऊपर के शीर्ष स्तर के पेशेवर यहाँ नहीं आते हैं। केवल कुछ शीर्ष स्तर के पेशेवर ही यहां आने, बॉस का शिकार करने और उपकरण इकट्ठा करने के लिए टीम बनाएंगे। लिन मोयू की ताकत के बावजूद अगर वह इसमें फंस जाता है, तो खतरा कम नहीं है। इसीलिए बाय युवान इतनी चिंतित है। उसका पहला विचार गहरे अंतरिक्ष में जाने, गहरे अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष समय मार्ग खोजने, निचले अंतरिक्ष में जाने और फिर लिन मोयू को खोजने के लिए जंगली महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ने का था। मेंग अनवेन ने बाय युवान को देखा और हिली नहीं। बाय युवान ने चिंता से कहा, तुम वहां क्यों खड़े हो? टेलीपोर्टेशन की व्यवस्था करो। मेंग अनवेन ने सिर हिलाया और आह भरी, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? अगर तुम जाओगे भी तो कोई फायदा नहीं होगा। मेरी बात सुनो, जाने की कोई जरूरत नहीं है। बाय युवान ने मेंग अनवेन को खाली निगाहों से देखते हुए पूछा, क्यों? मेंग अनवेन ने कहा, तुम बेवजह चिंता कर रहे हो। यह मत भूलो कि शियाओयू प्राचीन युद्ध क्षेत्र में उस व्यक्ति से सौदा करने और धर्मी ईश्वर के लिए कुछ पहुंचाने गई थी। जरा सोचो, शियाओयू निचले अंतरिक्ष में कैसे पहुंच गया? उसे वहां जरूर उसी व्यक्ति ने भेजा होगा। ये हम दोनों के बीच किसी समझौते का हिस्सा होना चाहिए। मुझे आपसे पूछना है, क्या आप और मैं शियाओयू को निम्न अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखते हैं? लिन मोयू अभी केवल 50वें स्तर पर है, और सैद्धांतिक रूप से उसके लिए निचले अंतरिक्ष में प्रवेश करना असंभव है। यहां तक कि मेंग अनवेन और बाय युवान के पास भी उसे वहां भेजने की क्षमता नहीं है। ये काम केवल क्रिएशन गॉड एकेडमी के उस बूढ़े व्यक्ति ही कर सकता है। बाय युवान ने सहज रूप से अपना सिर हिलाया, वह वास्तव में ऐसा नहीं कर सकता था। मेंग अनवेन ने कहा, चूंकि ऐसा है, तो जवाब स्पष्ट है।
शियाओयू गलती से निचले स्थान में नहीं गई थी, इसलिए आपको शियाओयू की सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति के आसपास होने से शियाओयू सुरक्षित रहेगी। अगर तुम जा भी जाओगे तो शायद तुम शियाओयू को वापस न ला पाओगे, और हो सकता है कि तुम उस व्यक्ति को नाराज भी कर दो। क्या तुम समझ रहे हो? मेंग एनवेन का विश्लेषण इतना गहन था कि बाय यीयुआन को बात समझ में आ गई। मेंग एनवेन ने बाय यीयुआन को समझाया और उसे शांत किया। हालांकि उसे अभी भी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन कम से कम वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। ये कहना जरूरी है कि मेंग एनवेन का विश्लेषण बहुत ही तार्किक था और पूरी तरह से तर्कसंगत था। लेकिन इस बार उनका विश्लेषण गलत निकला। बाय यीयुआन ने पूछा, आपको क्या लगता है कि धर्मी ईश्वर ने शियाओयू को वह मनका पहुंचाने के लिए क्यों कहा? मेंग एनवेन ने हंसते हुए कहा, और क्या? जाहिर है, पुनर्जीवित होना। धर्मी ईश्वर 98वें स्तर पर था, एक अर्थ स्तरीय महादेव जो उस बूढ़े व्यक्ति के तुलनीय था। अगर वह पुनर्जीवित होना चाहता है तो बूढ़ा आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता। केवल वही व्यक्ति आधे स्तर के महादेव को पुनर्जीवित कर सकता है। मेंग एनवेन ने कहा, शायद जल्द ही हमारी मानव जाति को एक और अर्थ स्तरीय महादेव मिल जाएगा। यह अच्छा होगा या बुरा, ये तो समय ही बताएगा। बाय यीयुआन ने कुछ देर सोचा, कुल मिलाकर यह अच्छी बात होनी चाहिए। कम से कम मानव जाति की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 10 देव स्तरीय विशेषज्ञों के होने की तुलना में एक और अर्थ स्तरीय महादेव का होना कहीं अधिक उपयोगी है। उम्मीद तो यही है, मेंग एनवेन ने आह भरी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र, निचला अंतरिक्ष, जंगली महाद्वीप। लिन मोयू को उसके ठिकाने का नाम नहीं पता था। वह विशाल पत्ती वाले मातृ वृक्ष के क्षेत्र से निकल गया और उड़ते हुए अजगर से बचता रहा जो दूर चला गया था। उन्हें एहसास हुआ कि जिस इलाके में वे थे वह असामान्य और बेहद असुरक्षित था। उसने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा लिया और सावधानी से आगे बढ़ा। यह इलाका चट्टानों से भरा हुआ था, जिनमें एक व्यक्ति से भी ऊंची छोटी चट्टानें और 100 मीटर से भी अधिक ऊंची बड़ी चट्टानें थीं, जो छोटे पहाड़ों जितनी ऊंची थीं। वे पहाड़ नहीं बल्कि विशालकाय चट्टानें थीं। चट्टानों की आकृतियां विचित्र थीं, कुछ के नुकीले सिरे तलवारों की तरह जमीन को भेद रहे थे, जबकि दूसरा सिरा सीधे आकाश की ओर इशारा कर रहा था। बीच में वे फूले हुए और मोटे थे। यहाँ कुछ राक्षस रहते थे, और लिन मोयू ने दूर से उनमें से कुछ को देखा था। वह जहां तक संभव हो उनसे बचने की कोशिश करता था। इनमें से अधिकतर राक्षस सांप जैसे थे, और लिन मोयू को डर था कि छोटे राक्षसों को मारने से बड़े राक्षस आकर्षित हो जाएंगे। ग्रेट लीफ ड्वार्फ ट्रीज की तरह ही उन्हें मारने से ग्रेट लीफ मदर ट्री आकर्षित हो गई थी। इस समय उसे शुद्धिकरण औषधि की कमी महसूस हो रही थी। ये राक्षस उपस्थिति के प्रति संवेदनशील थे, और लिन मोयू लगभग कई बार पकड़े जाने से बाल बाल बचा था। ऐसा नहीं था कि वह दिखाई दिया, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास जरूर हुआ। अगर उसके पास अपने शरीर से सभी बाहरी गंधों को दूर करने वाला शुद्धिकरण औषधि होता तो ये कहीं बेहतर होता। लिन मोयू चट्टानों के बीच से आगे बढ़ा, उसकी मानसिक ऊर्जा पानी की तरह बाहर की ओर प्रवाहित हो रही थी, जिससे वह राक्षसों की उपस्थिति का पता लगा सकता था और समय रहते उनसे बच सकता था। तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा था। इससे पहले विशाल पत्ती वाले बौने पेड़ों के क्षेत्र में तापमान बहुत कम रहता था, जो 10 डिग्री से अधिक नहीं होता था। अब तापमान कम से कम 20 डिग्री से ऊपर था, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, यह बढ़ता जा रहा था। दूर से लिन मोयू ने हल्के हरे धुएं के गुच्छों को धीरे धीरे आकाश में उठते हुए देखा, जो गैस का एक स्तंभ बना रहे थे। गैस के स्तंभ ने हवा में एक हरे रंग का बादल बना लिया, जो काफी देर तक बना रहा। हवा में हल्की सी मछली जैसी गंध फैलने लगी। मछली जैसी गंध ने लिन मोयू की विदेशी गंध को छिपा दिया, जिससे उसकी उपस्थिति और पकड़े जाने की संभावना काफी कम हो गई। लिन मोयू इस बात पर विचार कर रही थी कि उसे वहां जाना चाहिए या नहीं। असामान्य वातावरण में असामान्य घटनाएं अवश्य होंगी। लिन मोयू को नहीं पता था कि उस पार जाना सुरक्षित होगा या अधिक खतरनाक। कुछ सेकंड तक हिचकिचाने के बाद लिन मोयू ने एक नजर डालने का फैसला किया। लेकिन वह खुद नहीं जाएगा, वो सिर्फ एक कंकाल भेजेगा। एक कंकालनुमा बरसेका चुपचाप उसके बगल में प्रकट हुआ और फिर हरे धुएं के स्रोत की ओर दौड़ पड़ा। स्केलेटन बरसेरकर के दृष्टिकोण से, हालांकि यह स्वयं अपनी आंखों से देखने के बराबर नहीं था, फिर भी उसे कम से कम एक सामान्य जानकारी तो मिल ही सकती थी।
स्केलेटन बरसेरकर की अनचाही खड़खड़ाहट ने तुरंत कुछ राक्षसों का ध्यान आकर्षित कर लिया। यहां मौजूद सभी राक्षस सांप थे, अन्य किसी प्रकार के नहीं थे। विभिन्न प्रजातियों में इनका आकार, मोटाई और लंबाई भिन्न भिन्न होती थी। उस आवाज को सुनकर कई राक्षस चट्टानों, कोनों और दरारों के नीचे से निकल आए और स्केलेटन बरसेरकर का पीछा करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो स्केलेटन बरसेरकर राक्षसों के एक समूह का नेतृत्व कर रहा हो। स्केलेटन बरसेरकर तेजी से भागा और उसका पीछा कर रहे सांपों को नजरअंदाज कर दिया। इसने लिन मोयू के हरे धुएं के स्रोत की ओर बढ़ने के आदेश का पूरी निष्ठा से पालन किया। लिन मोयू ने अचानक कुछ अप्रत्याशित देखा। स्केलेटन बरसेरकर का पीछा कर रहे कई सांप अचानक रुक गए। जैसे जैसे स्केलेटन बरसेरकर हरे धुएं के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे और अधिक से अधिक सांप रुकते गए। लिन मोयू ने देखा कि सबसे छोटे सांप सबसे पहले रुक गए। सांप जितना बड़ा होता था, वह उतनी ही देर से रुकता था। सांप रुक गए लेकिन कंकाल बरसेरकर को घूरते रहे, आगे नहीं बढ़े। ऐसा लगता है कि सांप जितना छोटा होता है, वह हरे धुएं से उतना ही ज्यादा डरता है। यहाँ एक स्पष्ट पदानुक्रम प्रतीत होता है। लिन मोयू पता लगाने की क्षमता का उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल आकार के आधार पर ही अनुमान लगा सकता था। सामान्यतः आकार जितना बड़ा होगा, स्तर उतना ही उच्च होगा और शक्ति उतनी ही अधिक होगी। जितनी अधिक शक्ति होगी, वे हरे धुएं के उतने ही करीब पहुंच सकेंगे। लिन मोयू की जिज्ञासा और बढ़ गई कि उस हरे धुएं में ऐसा क्या था जिसके कारण ये सांप पास आने से डर रहे थे। अगर वह उस हरे धुएं तक पहुंच पाता, तो क्या वह इन सांपों से बच नहीं पाता? स्केलेटन बरसेरकर के नजरिए से उसने आखिरकार हरे रंग का धुआं देखा। इस समय केवल 2 सांप ही उसका पीछा कर रहे थे। ये दोनों सांप 10 मीटर से अधिक लंबे थे, जो सांपों के समूह में सबसे विशालकाय थे। अगर वे बॉस होते तो यह आश्चर्यजनक नहीं होता, लेकिन साधारण राक्षसों का इतना विशालकाय होना काफी असामान्य था। एक तालाब से हरा धुआं उठ रहा था, जिसमें लगातार बुलबुले बन रहे थे और उनसे हरा धुआं निकल रहा था। हरे धुएं को देखते ही स्केलेटन बरसेरकर अचानक हरे रंग से ढक गया और उसे कुछ नुकसान पहुंचा। जहर दिया गया। लिन मोयू को थोड़ी हैरानी हुई। स्केलेटन बरसेरकर को जहर दिया गया था और जहर काफी तेज था। आखिरी 2 विशालकाय सांप भी रुक गए। वे हरे रंग के तालाब के पास नहीं जाना चाहते थे, ठीक उस बिंदु से पहले रुक गए जहां उन्हें जहर दिया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता था कि विषैले और गैर विषैले क्षेत्रों को अलग करने वाली एक अदृश्य रेखा थी। स्केलेटन बरसेरकर पहले से ही जहर से प्रभावित था और उसे वापस नहीं बुलाया जा सकता था। सौभाग्यवश कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्शन प्रतिभा के कारण स्केलेटन बरसेरकर द्वारा उठाया गया नुकसान सभी मरे हुए प्राणियों द्वारा साझा किया गया था। अल्पकाल में इससे ज्यादा खतरा नहीं होगा। लिन मोयू ने उसे और करीब आने दिया, क्योंकि वह और अधिक स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी। इस पथरीले इलाके में जहर से भरा एक हरा तालाब रहस्यमय और असामान्य प्रतीत हो रहा था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 448। अध्याय 448। 448। अध्याय 448। लूटना है या नहीं, यही सवाल है। चट्टानों और वीरांगी से भरी दुनिया में अचानक जहरीला धुआं और जहरीली गैस उगलने वाला एक हरा तालाब प्रकट हुआ। लिन को यह अजीब और असामान्य लगा, विशेषकर इन राक्षसों की प्रतिक्रियाएं, जो और भी अधिक भयावह थी। यहां तक कि 70वें स्तर से ऊपर के राक्षसों में भी, भले ही वे साधारण राक्षस ही क्यों न हो, थोड़ी बहुत सहज प्रवृत्ति होती है। उनकी सहज प्रवृत्ति ने उन्हें खतरे को भांपने और मृत्यु को गले लगाने से बचने में सक्षम बनाया। जैसे जैसे कंकाल तालाब के करीब पहुंचता गया, वैसे वैसे उस पर जहर का असर बढ़ता गया और उसे उतना ही अधिक नुकसान हुआ। ये कुंड लगभग 10 मीटर व्यास का था, इसलिए इसे कुंड या छोटा तालाब कहा जा सकता है। अंदर हरे रंग का जहरीला तरल पदार्थ था, जो लगातार उबल रहा था और हरे रंग का धुआं छोड़ रहा था। केंद्र के जितना करीब होगा, रंग उतना ही गहरा होगा और विषाक्तता उतनी ही अधिक होगी। ठीक बीच में, इसका रंग पहले ही गहरे स्याही जैसा हो चुका था। हरा रंग काला और बैंगनी रंग में बदल रहा है। कंकाल तालाब के किनारे खड़ा था और चारों ओर देख रहा था। आसपास का वातावरण खाली था, दूर दूर तक कोई जीवित प्राणी नजर नहीं आ रहा था। एक भी पत्थर नहीं। ऐसा प्रतीत होता था कि चट्टानें भी क्षरण का शिकार हो चुकी थीं। यहाँ की चट्टानें बहुत मजबूत थीं, स्टील से भी कहीं ज्यादा मजबूत।
लिन मोयू के पास उन्हें नष्ट करने की क्षमता नहीं थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ऊपरी अंतरिक्ष के मुख्य क्षेत्र में चट्टानें जमीन से भी ज्यादा कठोर थीं। लेकिन जाहिर तौर पर विषाक्त पदार्थों के लंबे समय तक जमा होने से ये चट्टानें नष्ट हो गई थीं। सभी राक्षस यहां से बहुत दूर रहे, पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। विषाक्त पदार्थों से प्रभावित क्षेत्र एक मृत क्षेत्र बन गया था। पूल के किनारे का पानी हल्का हरा और कुछ हद तक पारदर्शी था, जिससे तल दिखाई देता था। कुछ रोशनी के बीच लिन मोयू ने देखा कि तालाब की तलहटी में कुछ दिखाई दे रहा था। कोई ऐसी चीज जो जहरीले पानी में मौजूद हो सकती है। कंकाल नीचे बैठ गया और उसने अपनी उंगली तालाब में डाल दी। गर्मागर्म हरे रंग का धुआं उठा और भारी मात्रा में विषाक्त पदार्थ अंदर फैल गए। पूल के पानी की विषाक्तता बाहर के धुएं की तुलना में कहीं अधिक थी। कंकाल को तुरंत ही काफी नुकसान पहुंचा। ये क्षति सभी मरे हुए प्राणियों में स्थानांतरित हो गई। 27,000 से अधिक भाइयों द्वारा साझा किए गए बोझ के कारण कंकाल कुछ समय के लिए विषाक्त पदार्थों की उपस्थिति को अनदेखा कर सका। कंकाल ने तालाब में हाथ डाला और उस वस्तु को पकड़ लिया जिसे लिन मोयू ने पहले देखा था, और उसे बाहर खींच लिया। तल पर पड़ी वस्तु क्रिस्टल का एक बिल्कुल साफ टुकड़ा था। लिन मोयू की आंखों में हैरानी का भाव झलक रहा था। विषाक्त क्रिस्टल। ये वही विषैला क्रिस्टल था जो उसने पृथ्वी ड्रैगन देवता से प्राप्त किया था। उसके बाद से उसे इसे दोबारा ढूंढने का मौका नहीं मिला था। अप्रत्याशित रूप से उन्हें यहाँ एक और कलाकृति मिल गई, और यह बहुत सहज था। तालाब को देखने पर पता चला कि उसमें अधिक विषैले क्रिस्टल थे, खासकर केंद्र के करीब। लिन मोयू को तो ये भी आशंका थी कि केंद्र में पौराणिक विषैले मौलिक पदार्थ मौजूद हो सकते हैं। जैसे ही कंकाल ने विषैला क्रिस्टल निकाला, बाहर रुके हुए सांप हरकत में आ गए। वे सब खड़े हो गए, उनकी निगाहें कंकाल के हाथ में मौजूद विषैले क्रिस्टल पर टिकी थीं, जिनमें लालसा झलक रही थी। वे स्पष्ट रूप से विषैला क्रिस्टल चाहते थे, लेकिन विषैले धुएं से डरकर पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर वे वहां तक पहुंच भी जाते तो भी वे तालाब से जहरीला क्रिस्टल नहीं निकाल पाते। वे पास जाने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे, पानी में उतरने की तो बात ही छोड़िए। पानी की विषाक्तता धुएं की विषाक्तता से कहीं अधिक थी। लिन मोयू ने इन सर्प राक्षसों को नजरअंदाज कर दिया। वह किसी और समस्या के बारे में सोच रहा था। क्या मुझे ये देखने के लिए विषैले तालाब के केंद्र में जाना चाहिए कि अंदर क्या है? और विषैले क्रिस्टलों को वापस कैसे लाया जाए? इन राक्षसों को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन समस्या ये थी कि क्या इससे कोई बॉस आकर्षित होगा। लिन मोयू ने 100 मीटर लंबे उड़ने वाले अजगर को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। अगर लड़ाई छिड़ गई तो यह निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु का संघर्ष होगा। इसी क्षण जमीन अचानक कुछ बार हिल गई, जिससे एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो जमीन के नीचे कुछ फट गया हो। एक क्षण के लिए हवा में तेज सरसराहट की आवाज गूंज उठी। लिन मोयू की आंखें सिकुड़ गईं और उसने देखा कि उस इलाके के सभी सर्प राक्षस एक साथ हरकत कर रहे हैं। असंख्य राक्षस चट्टानों, कोनों और दरारों के नीचे से निकले। वे तेजी से जमीन पर रेंगते हुए सभी जहरीले कुंड की ओर बढ़ रहे थे। क्या हो रहा है? लिन मोयू की आंखें सिकुड़ गईं, उसे रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। उसकी दृष्टि के अनुसार वहां हजारों की संख्या में नहीं, बल्कि बहुत सारे सर्प राक्षस थे। संभवतः 1 लाख से अधिक लोग थे। उसने अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा लिया, एक भी आवाज नहीं की। इस समय आकार की परवाह किए बिना सभी सर्प राक्षस विषैले कुंड की ओर बढ़ रहे थे। लिन मोयू को पता था कि कुछ न कुछ जरूर हुआ होगा, जो संभवतः पहले आए भूकंप के झटकों से संबंधित होगा। सभी सर्प राक्षस 70 से अधिक स्तर के थे और बेहद तेज गति से चलते थे। पलक झपकते ही उन्होंने जहरीले तालाब को घेर लिया था। पहले की तरह ही वे अपनी ताकत और आकार के आधार पर एक पदानुक्रमित क्रम में खड़े थे, जो स्पष्ट रूप से विभाजित था। पूल के किनारे खड़ा कंकाल वहां बिल्कुल बेमेल लग रहा था। लेकिन अब सर्प राक्षसों का ध्यान न तो कंकाल पर था, न ही उसके हाथ में मौजूद विषैले क्रिस्टल पर। लगभग सभी सर्प राक्षस आकाश की ओर देख रहे थे, मानो आकाश में कुछ हो। आकाश में धुंधली धब्बेदार रोशनी के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ सेकंड बाद जमीन के नीचे से एक और गड़गड़ाहट की आवाज आई। गड़गड़ाहट की आवाज जहरीले तालाब तक फैल गई, जिससे पानी में लहरें उठने लगी। सबसे पहले बड़ी संख्या में बुलबुले निकले और फट गए, जिससे पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली जहरीली गैस निकली।
फिर बुलबुले गायब हो गए और पानी की सतह थोड़ी नीचे धंस गई। ये सिलसिला कुछ सेकंड तक चलता रहा। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ पूल का जहरीला पानी फव्वारे की तरह ऊपर उछल गया। बड़ी संख्या में जहरीले क्रिस्टल बाहर निकाले गए, जो चारों दिशाओं में गिरने लगे। सांप जैसे दिखने वाले राक्षस पागल हो गए और जहरीले क्रिस्टल को छीनने के लिए उछल पड़े। लिन मोयू ने कंकाल को कुछ भी करने नहीं दिया, जिससे जहरीला पानी उस पर गिरता रहा, जिससे एक सरसराहट की आवाज आए और घना धुआं निकला। जहरीले क्रिस्टलों से मिला हुआ जहरीला पानी बारिश की बूंदों की तरह गिरने लगा। सांप जैसे दिखने वाले राक्षस जहरीले पानी से तो स्पष्ट रूप से डरे हुए थे, लेकिन जहरीले क्रिस्टल को देखकर वे पागल हो गए। 1 लाख से अधिक सर्प जैसे राक्षस विषैले क्रिस्टलों के लिए आपस में लड़ रहे थे। कुछ सर्प जैसे राक्षस ऊंची छलांग लगाकर एक मुट्ठी के आकार के जहरीले क्रिस्टल को एक ही झटके में निगल गए। आधे सेकंड से भी कम समय में एक अन्य विशालकाय सर्प राक्षस ने क्रिस्टल सहित उसे निगल लिया। कुछ भाग्यशाली रहे, उन्होंने विषैला क्रिस्टल निगल लिया और तेजी से भाग निकले। चाहे कितने ही जीव उनका पीछा कर रहे हों, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही उनके शरीर चमकने लगे, बड़े हो गए और ताकतवर हो गए। विषैला क्रिस्टल पच चुका था और उसका असर दिखने लगा था। फिर वे दूसरे विषैले क्रिस्टलों के लिए लड़ने के लिए वापस मुड़ गए। लिन मोयू नग्न संघर्ष को देखकर स्तब्ध रह गई। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी जाति की कोई परवाह नहीं थी। धमाका! पानी का एक और स्तंभ ऊपर उठा, जिससे और अधिक जहरीले क्रिस्टल बाहर निकल आए। नाग राक्षसों ने फिर से लड़ाई शुरू कर दी। कुछ जहरीले क्रिस्टल कंकाल के पास गिरे और उसने उन्हें उठा लिया। कंकाल तालाब के किनारे किनारे घूमता रहा और उसने कुल 7 जहरीले क्रिस्टल उठाए। पूल का किनारा एक सुरक्षित क्षेत्र था। चाहे सांप जैसे राक्षस कितनी भी भयंकर लड़ाई लड़ें, वे पूल के पास नहीं आते थे। पूल से कई बार पानी के छींटे निकलते रहे, जिससे और अधिक जहरीले क्रिस्टल निकले। अब कंकाल में 10 विषैले क्रिस्टल मौजूद थे। अब एकमात्र समस्या ये थी कि उन जहरीले क्रिस्टलों को वापस कैसे लाया जाए। बाहर का इलाका सांप जैसे राक्षसों से भरा हुआ था। अगर कंकाल बाहर निकलने की हिम्मत करता, तो उसे वे निगल जाते। जब तक लिन मोयू कार्रवाई करके सभी सर्प राक्षसों को मार नहीं डालती। लगातार 5 बार पानी का छिड़काव करने के बाद पूल शांत होता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन तभी जमीन के नीचे से एक और गड़गड़ाहट सुनाई दी, जो पहले से कहीं अधिक तीव्र थी। लिन मोयू चौंक गई और बोली, लगता है अभी यह खत्म नहीं हुआ है। अचानक आसमान में अंधेरा छा गया। पहले से ही धुंधले आसमान में अंधेरा और भी बढ़ गया। भयंकर लड़ाई लड़ रहे सर्प राक्षस अचानक शांत हो गए। आकाश में एक विशालकाय प्राणी प्रकट हुआ। ये वही उड़ने वाला अजगर था जिसे लिन मोयू पहले भी देख चुकी थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया और विषैले क्रिस्टलों के लिए लड़ रहे अनगिनत सर्प राक्षसों को अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ देखा। फिर उसने तालाब के किनारे खड़े कंकाल को देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी और उसने अपना मुंह खोला और अंदर खींच लिया। कंकाल तुरंत ही अनियंत्रित रूप से अंदर की ओर खींच गया। वह उसके मुंह में गिर गया। उसने अपना मुंह बंद किया और जोर से काट लिया। वह भयानक बल कंकाल पर अपना प्रभाव डाल रहा था। एक जोरदार आवाज के साथ कंकाल टुकड़े टुकड़े हो गया। कंकाल की मृत्यु हो गई और उसके द्वारा अभी अभी प्राप्त किए गए विषैले क्रिस्टल नीचे गिर गए। लिन मोयू को इस परिणाम की उम्मीद थी। हमले का ये तरीका कितना अतार्किक है। व्यापक संपर्क की क्षमता एक बार फिर अपना असर खो बैठी, जिससे लिन मोयू असहाय रह गई। इन बॉस के पास हमेशा 1 या 2 ऐसे कौशल होते थे जो उनकी प्रतिभा को नजरअंदाज करते थे। या तो उनकी तात्कालिक आक्रमण शक्ति इतनी अधिक थी कि प्रतिभा समय पर सक्रिय नहीं हो पाए, या उनके पास ऐसी अनूठी क्षमताएं थीं जो उसकी प्रतिभा को दरकिनार कर देती थीं। उड़ने वाले अजगर ने कंकाल को 2 बार काटा, उसे अरुचिकर पाया और थूक दिया। बूम! तालाब के केंद्र से एक फव्वारा फूट पड़ा, जो पहले से कहीं अधिक बड़ा था। फव्वारे में लिन मोयू ने हरे रंग के पदार्थ का एक ढेर देखा। यह एक गाढ़े विषैले तरल पदार्थ जैसा दिख रहा था, जो विषैले क्रिस्टलों से भी अधिक गहरा और शक्तिशाली था। इससे एक भयानक विषैली तात्विक आभा उत्सर्जित हो रही थी। ये किसी प्रकार का विषैला मौलिक पदार्थ प्रतीत होता था, कम से कम पौराणिक स्तर का। इस क्षण उसे इसे छीन लेने की तीव्र इच्छा हुई। लूटना है या नहीं लूटना, वही वह सवाल है। संपर्क सेवा की शर्तें।
विनाशकारी जादूगर। सी 449। अध्याय 449। 449। अध्याय 449। क्या तुम इसे निगलने की हिम्मत करते हो? क्या तुम इतने हताश हो? जहरीला पानी फव्वारे की तरह बह निकला। विषैले पानी के बीच से एक ऐसा पिंड निकला जो कम से कम पौराणिक स्तर के विषैले मौलिक पदार्थ से बना था। उड़ते हुए अजगर की निगाहें पूरी तरह से उस पर टिकी हुई थीं। ये कहने की जरूरत नहीं है कि यह यहाँ उसी सामग्री के लिए आया था। हवा का एक झोंका चुपचाप गुजर गया। विषाक्त देवता का सार रक्त। विषाक्त देवता का सार रक्त। विषैले व्यवसायों द्वारा तीसरे संक्रमण के दौरान व्यवसाय उन्नयन की संभावना को अत्यधिक बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। विषैले कौशल को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लिन मोयू की आंखें एकदम सिकुड़ गईं। विषैले देवता का सार तत्व। ये किसी देवता का सार तत्व वाला रक्त था, और यह अभी ठोस अवस्था में भी नहीं पहुंचा था। लूटे या न लूटे? इस प्रश्न का उत्तर 0.1 सेकंड में दिया गया। रॉब। उसके पीछे बिजली की तरह चमकते हुए मरे हुए लोगों के पंख प्रकट हुए, और लिन मोयू बिजली की तरह आगे बढ़ा। चूंकि वह इसे लूटने जा रहा था, इसलिए उसे अब कोई संकोच नहीं था और उसने तुरंत उड़ने वाले अजगर पर अपना जासूसी मंत्र डाल दिया। अगर उसे लड़ना ही था, तो बेहतर यही होगा कि वह पहले अपने दुश्मन को जान ले। टॉक्सिक पायथन विश्व स्तरीय बॉस। स्तर 85। शक्ति 1,500,000। फुर्ती 1,700,000। मानसिक 1 मिलियन। संविधान 1,700,000। कौशल घातक काटना, निर्दयी निगलना, भयानक विष। विशेषताएं 50% शारीरिक क्षति में कमी, 85% विषैली तात्विक क्षति में कमी। एक 85 स्तरीय विश्व स्तरीय बॉस, जिसमें कुल 5.9 मिलियन गुण हैं, जो ग्रेट लीफ मदर ट्री से 300,000 कम है। हालांकि इसकी चपलता बहुत अधिक थी, इसलिए यह बहुत फुर्तीला होने की संभावना थी। विशाल पत्तीदार मात्र वृक्ष के विपरीत, जो बस वहीं खड़ा रहा और उसे हमला करने दिया, इससे निपटना अधिक कठिन होगा। अगर वह इससे लड़ना चाहता है, तो उसे सबसे पहले इसकी चपलता को सीमित करना होगा। लिन मोयू ने वही रणनीति अपनाने का फैसला किया जो उसने ग्रेट लीफ मदर ट्री के खिलाफ अपनाई थी। कम समय में भारी क्षति पहुंचाने के लिए स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल का उपयोग करें। यह देखने की कोशिश की जाए कि क्या वह उसे भगा सकता है, या फिर उसे मार भी सकता है। आखिरकार, इसकी ठीक होने की क्षमता ग्रेट लीफ मदर ट्री जितनी मजबूत नहीं थी, और इसमें एनहेंस्ड वाइटैलिटी का गुण भी नहीं था, इसलिए उसके पास अभी भी मौका था। विषैले अजगर ने लिन मोयू को देखा और उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। उसने अपना मुंह खोला और विषैले देवता के सार तत्व रक्त को चूसने की कोशिश की। लिन मोयू ने पहले ही अपना दांव चल दिया था, इसलिए वह सार रक्त को लेने नहीं देना चाहता था, अन्यथा उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाते। उसने अपने दाहिने हाथ से वृद्धावस्था अभिशाप कौशल का प्रयोग किया। जैसे ही अभिशाप का प्रभाव पड़ा, टॉक्सिक पाइथन की हरकतें तुरंत धीमी हो गईं। लेकिन ये काफी नहीं था, इसलिए लिन मोयू के बाएं हाथ में आग की लपटें उठने लगी। कौशल आत्मा की ज्वाला। विषैले अजगर ने एक दयनीय चीख निकाली, और उसकी चूसने की शक्ति तुरंत बाधित हो गई। असंख्य कंकाल जादूगर प्रकट हुए और उस पर हमला करने लगे। विषैले अजगर के शरीर पर मौलिक विस्फोट हुए। विषाक्त अजगर पूरी तरह से हरे रंग में चमक रहा था, और विषाक्त गैस फैल गई, जिससे मौलिक विस्फोटों को रोका जा सका। इसकी रक्षात्मक शक्ति के कारण, वृद्धावस्था अभिशाप के तहत होने वाले मौलिक विस्फोट भी इसकी सुरक्षा को भेदने के लिए पर्याप्त नहीं थे। लिन मोयू का लक्ष्य उसे घायल करना नहीं बल्कि उसकी दृष्टि रेखा को अवरुद्ध करना था। उसने कंकाल जादूगरों को विषाक्त अजगर की आंखों पर निशाना साधने का आदेश दिया। अंततः उनका लक्ष्य समय खरीदना था। विषैले अजगर ने अत्यंत तेजी से प्रतिक्रिया दी। हालांकि इसमें एक क्षण की देरी हुई, फिर भी यह विषैले देवता के सार रक्त का पता लगाने में सक्षम था। उसने अपना मुंह खोला और उसे निगलने की कोशिश की। क्योंकि यह उसे अंदर नहीं खींच सकता था, इसलिए यह उसे सीधे निगल जाता था। लिन मोयू ने एक बार फिर अपनी उंगली से इशारा किया और एक और कौशल को सक्रिय कर दिया। टॉक्सिक पाइथन एक पल के लिए हवा में ही जम गया। उसके शरीर पर घनी सफेद हड्डियां ढकी हुई थीं, और कंकालनुमा कारागार ने उसे हवा में ही जकड़ रखा था। महज आधे सेकंड बाद उसके शरीर की सफेद हड्डियां सड़ने लगी। 1 सेकंड बाद कंकालनुमा जेल पूरी तरह से ढह गई।
विषाक्त अजगर में अत्यधिक विषैलापन था जो किसी भी चीज को नष्ट कर सकता था। कंकाल कारागार केवल 1 सेकंड तक ही टिक सकता था। हालांकि लिन मोयू के लिए 1 सेकंड ही काफी था। 2 बार की देरी से उसे कुल मिलाकर 2 सेकंड से अधिक का समय मिल गया था। उन 2 सेकंडों में लिन मोयू 1400 मीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी थी और टॉक्सिक पाइथन के सामने पहुंच गई थी। लिन मोयू ने अपना हाथ हिलाया और विषैले देवता के सार रक्त को अपने भंडारण स्थान में एकत्रित कर लिया। अपने शरीर से सारा रक्त छीन लिए जाने के बाद विषाक्त अजगर, जो अभी अभी अपने बंधनों से मुक्त हुआ था, ने क्रोध में चीख मारी। उसकी नजरों में उस कीड़े जैसे प्राणी ने उसकी संपत्ति चुराने की हिम्मत की थी। जिस बत्तख को वह निगलने ही वाला था, उसे उड़ते हुए देखकर विषाक्त अजगर पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अपना मुंह चौड़ा खोल दिया, जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न हुआ। लिन मोयू तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह खून की प्यास से उसकी ओर देख रहा था। उसके मुंह में जहरीले दांत भरे हुए थे, मानो वह लिन मोयू को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हो। लिन मोयू शांत रही, बिल्कुल भी घबराई नहीं। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर मंत्र झिलमिला उठे और मजबूत सैनिक कौशल, जो अभी अभी शांत हुआ था, अचानक सक्रिय हो गया। इसने लिन मोयू और उसकी अमर सेना की युद्ध शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने विषाक्त अजगर के खुले मुंह पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के तहत उनकी क्षति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई, जो 10 गुना से भी अधिक थी। पलक झपकते ही इसकी सुरक्षा व्यवस्था टूट गई। विषैले अजगर को अपना सिर पीछे की ओर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसकी चूषण शक्ति बाधित हो गई। इसी क्षण लिन मोयू ने सभी कंकाल बरसेरकर्स को मुक्त कर दिया। उसने सभी एलिमेंटल लिच को भी मुक्त कर दिया। अचानक कंकालों के पैरों के नीचे विभिन्न प्रकार के प्रभामंडल प्रकट हो गए। युद्ध क्षेत्र चिंगारियों और बिजली से भर गया था। हेलो के हमलों का निशाना न केवल टॉक्सिक पाइथन था, बल्कि आसपास के सर्प राक्षस भी थे। इन प्रभामंडलों का दायरा 1000 मीटर के दायरे को कवर कर सकता था, और पीछे मौजूद कंकाल जादूगरों और तीरंदाजों ने भी कुछ सर्प राक्षसों को अपने प्रभामंडलों से घेर लिया था। जैसे ही स्केलेटन बरसेरकर्स प्रकट हुए, लिन मोयू ने फिर से अपनी उंगली से इशारा किया। उसने कंकाल जेल का दूसरी बार इस्तेमाल किया। स्केलेटल प्रिजन एक आक्रामक कौशल नहीं है और इसे स्ट्रॉन्ग सोल्जर कौशल के संवर्धन से लाभ नहीं मिलता है। फिर भी इससे लिन मोयू को केवल 1 सेकंड का समय ही मिल सका। लेकिन इतना ही काफी था। उसे बस 1 सेकंड की जरूरत थी, जो स्केलेटन बरसेरकर्स को उस पर झपटने के लिए काफी था। कुल मिलाकर 9000 कंकाल बरसेरकर्स भेड़ियों की तरह विषाक्त अजगर पर टूट पड़े, तीव्र विष की परवाह किए बिना और अपनी कुल्हाड़ियों को घुमाते हुए अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ग्रेट लीफ मदर ट्री से लड़ने के अनुभव के साथ लिन मोयू अच्छी तरह से जानता था कि इस स्तर के दुश्मनों से निपटने के लिए उसे उन्हें एक ही वार में ढेर करना होगा, उन्हें कोई मौका नहीं देना होगा। अगर वह उन्हें सांस लेने का मौका देता तो खुद उसकी मौत हो जाती। जैसे ही कुल्हाड़ियां गिरी, 1 सेकंड की अवधि समाप्त हो गई और कंकाल जेल ढह गई। विषैले अजगर के मजबूत शल्क चकनाचूर हो गए और टुकड़े चारों ओर बिखर गए। विषैले अजगर ने पीड़ा से कराहते हुए एक भयानक चीख मारी। 9000 कंकाल बरसेरकर्स के संयुक्त हमले ने इसे भीषण आघात पहुंचाया। अपनी सबसे शक्तिशाली क्षमता के कूलडाउन पर होने के बावजूद स्केलेटन बरसेरकर्स ने अपना मिशन पूरा कर लिया था। कंकालनुमा बरसेरकर्स मुड़े और सांप जैसे राक्षसों के समूह की ओर उड़ गए। शक्तिशाली सैनिक अवस्था के तहत ये साधारण सर्प राक्षस कंकाल बरसेरकर्स का मुकाबला नहीं कर सकते थे। किसी कौशल की आवश्यकता के बिना उन्हें मारना मुर्गियों को काटने जैसा होगा। अपनी चीखों के बीच विषाक्त अजगर ने अचानक पलटवार किया। इसने भारी मात्रा में विष उगला। लिन मोयू के चेहरे के भाव में अचानक बड़ा बदलाव आया और वह इससे बचने के लिए तेजी से ऊपर चढ़ गया। कुछ स्केलेटन बरसेरकर्स जो समय रहते बच नहीं पाए, वे जहर की चपेट में आ गए और एक ही सेकंड में सड़कर मर गए। विषैला प्रभाव इतना प्रबल था कि लिन मोयू की प्रतिभा को प्रभावी होने का कोई मौका ही नहीं मिला। लिन मोयू का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया और ऐसा लगा जैसे उसे समझ आ गया हो कि उसकी प्रतिभा को क्यों निष्प्रभावी कर दिया गया था। स्केलेटन बरसेरकर्स तेजी से तितर बितर हो गए, लेकिन उनमें से कई अभी भी जहर की चपेट में आ गए और तुरंत मर गए। इस बार 1000 से अधिक स्केलेटन बरसेरकर्स मारे गए।
विष उगलने के बाद विषाक्त अजगर ने एक हरी आभा उत्सर्जित की और उसके घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। लिन मोयू के चेहरे के भाव बदल गए और उसके हाथ से आग की लपटें निकलने लगी। अग्नि देवता के ठोस सार वाले रक्त का उपयोग करते हुए उसने एक बार फिर दिव्य स्तर के ज्वाला लिच को बुलाया। दिव्य स्तर का ज्वाला लिच प्रकट हुआ और तेजी से विषाक्त अजगर की ओर बढ़ा। विषैले अजगर ने तुरंत ज्वाला लिच पर विष उगल दिया। हालांकि फ्लेम लिच लगभग दिव्य ज्वालाओं से घिरा हुआ था। विष पास पहुंचने से पहले ही जलकर गैस में बदल गया। उसे भागने से रोकने के लिए लिन मोयू ने तीसरी बार कंकाल जेल का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार कंकाल जेल का कोई असर नहीं हुआ। सफेद हड्डियां बनने से पहले ही चूर चूर हो गईं। टॉक्सिक पाइथन की जहरीली गैस ने एक अदृश्य अवरोध बना लिया था। स्केलेटल प्रिजन द्वारा 2 बार बुरी तरह से नुकसान पहुंचाने के बाद टॉक्सिक पाइथन ने इसका मुकाबला करना सीख लिया था। कंकालनुमा जेल ने अपना नियंत्रणकारी प्रभाव पूरी तरह से खो दिया था। इनसे निपटना वाकई आसान नहीं है। ये कोशिश करें, लिन मोयू ने मन ही मन सोचा, और जैसे ही आत्मा की ज्वाला एक बार फिर प्रकट हुई, उसका हाथ आग की लपटों से जगमगा उठा। विषैले अजगर ने भयंकर दहाड़ मारी और अपना मुंह खोलकर एक शक्तिशाली चूषण बल उत्पन्न किया। पहले की तरह सामान्य रूप से चूसने की क्षमता से बिल्कुल अलग, यह एक कौशल था। कौशल, निर्दयी निगलना। भयानक खिंचाव बल बवंडर की तरह छा गया। जो स्केलेटन बरसेरकर्स अभी अभी निकले थे, उन्हें और भी तेज गति से वापस खींच लिया गया। यहां तक कि उसकी ओर उड़ रहा फ्लेम लिच भी नहीं बच पाया और टॉक्सिक पाइथन के मुंह में समा गया। लिन मोयू इसे 10 गुना से अधिक बढ़ी हुई आत्मा ज्वाला का स्वाद चखाने ही वाला था, लेकिन यह देखकर वह तुरंत रुक गया। तुम इसे निगलने की हिम्मत कैसे करते हो? क्या तुम इतने बेताब हो? लिन मोयू ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और तेजी से पीछे हटते हुए अपने दिमाग में उल्टी गिनती शुरू कर दी। 3, 2। टॉक्सिक पाइथन ने अपनी क्षमता का उपयोग जारी रखा और स्केलेटन बरसेरकर्स को अपनी ओर खींच लिया। इसे स्केलेटन बरसेरकर्स से सबसे ज्यादा नफरत थी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। लिन मोयू पहले ही पीछे हट चुका था और उसकी उल्टी गिनती समाप्त हो चुकी थी। बूम! एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के बीच टॉक्सिक पाइथन के शरीर से विशालकाय लपटें फूट पड़ी। फ्लेम लिच उसके अंदर ही फट गया था। इस समय कुछ कंकाल बरसेरकर्स पहले ही सांप जैसे राक्षसों के समूह पर हमला कर चुके थे, जिससे बड़े पैमाने पर नरसंहार शुरू हो गया था। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C450। अध्याय 450 रेशियो 450। अध्याय 450। ये लाश मेरी है, तुम्हारी बारी नहीं है। आग की लपटों से जमीन रोशन हो गई और आसमान में एक विशाल आग का गोला दिखाई दिया। लिन चीखें इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे। कंकालनुमा बर्बर योद्धा उदासीन थे और सांप जैसे राक्षसों का संहार करना जारी रखे हुए थे। शक्तिशाली सैनिक अवस्था में लिन मोयू के वृद्धावस्था अभिशाप के साथ ये 70 जोड़ स्तर के साधारण राक्षस अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहे थे। वे बॉस नहीं थे और उनकी जीवन शक्ति बॉस की तुलना में बहुत कम थी। उनके गुण बहुत भिन्न थे और वे कंकाल बरसेरकर्स की कुल्हाड़ियों के नीचे एक एक करके गिरते चले गए। लिन मोयू ने हवा में भयंकर रूप से जल रहे विषैले अजगर को अनदेखा किया और नीचे उड़ गई। बड़े पत्तों की सरसराहट की आवाज हवा में गूंज उठी। सांप जैसे दिखने वाले राक्षस बहुत ही घने थे और सिर्फ एक लाश विस्फोट से अनगिनत मौतें और चोटें हुई। फिर बड़ी संख्या में शव हवा में उछाले गए, जो सीधे विषाक्त अजगर के बगल में जा गिरे। लिन मोयू ने उन्हें हवा में ही विस्फोटित कर दिया। कई विस्फोटों ने टॉक्सिक पाइथन को अपनी चपेट में ले लिया। लिन मोयू इस बात से भली भांति परिचित थी कि 85वें स्तर का विश्व स्तरीय बॉस कितना शक्तिशाली होता है। हालांकि स्केलेटन बरसेरकर्स के केंद्रित अग्नि कौशल ने इसे बुरी तरह घायल कर दिया था, और बाद में फ्लेमलिच ने इसे भीतर से ही आत्म विस्फोट कर दिया था। साथ ही स्केलेटन मेजेस और आर्चर्स के लगातार हमलों के बावजूद लिन मोयू को अभी भी विश्वास था कि यह उस स्थिति में नहीं पहुंचा था जहां इसे मारा जा सके। कॉप्स एक्सप्लोजन लिन मोयू की उसे मारने वाली अंतिम तलवार बन जाएगी। लेवल 7 के शव विस्फोट से शव के जीवन मूल्य के 24 गुना के बराबर क्षति होती है। स्ट्रॉन्ग सोल्जर स्किल के 500% डैमेज एनहांसमेंट और एजंकस से होने वाली वृद्धि के साथ मिलकर स्किल का डैमेज शव के जीवन मूल्य के 100 गुना से अधिक हो गया, जो एक अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया। कई विस्फोटों के बाद आग की लपटें फैल गईं।
लिन मोयू ने विषाक्त अजगर को दयनीय अवस्था में देखा। उसका पूरा शरीर झुलस गया था, अंदर से बाहर तक मांस का कोई भी हिस्सा साबुत नहीं बचा था। फ्लेम लिच के अंदर आत्मविस्फोट होने से भारी क्षति हुई। उसके शरीर पर मौजूद जहरीली धुंध पूरी तरह से उड़ गई थी, जिससे उसकी सुरक्षात्मक परत नष्ट हो गई थी। उसने दर्द भरी चीख निकाली और भागने के लिए मुड़ गया। इस बार लिन मोयू का इसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही यह हिलने लगा, आत्मा ज्वाला नीचे उतरने लगी। टॉक्सिक पाइथन ने आखिरकार असली दर्द का स्वाद चखा। आत्मा का दर्द पहले की आत्मा की पीड़ा से 10 गुना अधिक था। वह चीखता हुआ आसमान से नीचे गिरा और सीधे जमीन पर जा गिरा। स्केलेटन बरसेर्कर्स पहले से ही तैयार थे, प्रत्येक एक सांप राक्षस का शव लेकर उड़ते हुए टॉक्सिक पाइथन पर उतरे। उसी समय लिन मोयू ने टॉक्सिक पाइथन के अंदर मौजूद स्केलेटन बरसेर्कर्स को कार्रवाई करने का आदेश दिया। इससे पहले कम से कम 2000 स्केलेटन बरसेर्कर्स को इसने निगल लिया था। असल में इन स्केलेटन बरसेर्कर्स को टॉक्सिक पाइथन के कौशल से मर जाना चाहिए था। विषाक्त अजगर के अंदर अत्यंत शक्तिशाली विष था, जो कंकाल बरसेर्कर्स को मारने के लिए पर्याप्त था। लेकिन फ्लेम लिच के आत्मा विस्फोट ने उसकी क्षमता को बाधित कर दिया और विष जलकर नष्ट हो गया। फ्लेम लिच का आत्मविस्फोट अंधाधुंध था, जिससे टॉक्सिक पाइथन और स्केलेटन बरसेर्कर्स दोनों घायल हो गए। इसी क्षण अमर लिच की अमर आभा सक्रिय हो उठी। अमर आभा, मरे हुए सैनिकों की सेना के सभी सदस्य पहले घातक प्रहार से नहीं मरेंगे, और यह आभा उनकी 50% जीवन शक्ति बहाल कर देगी। आभा की अवधि 24 घंटे। विस्फोट में आभा सक्रिय हो गई, जिससे कंकाल बरसेर्कर्स मौत के कगार से वापस आ गए। तो इस समय टॉक्सिक पाइथन के अंदर 2000 से अधिक स्केलेटन बरसेर्कर्स अभी भी जीवित थे, और वे मजबूत सैनिक राज्य में थे। यही एक कारण था जिसके चलते लिन मोयू को विश्वास था कि वह विषैले अजगर को मार सकता है। स्केलेटन बरसेर्कर्स ने जैसे ही कार्रवाई की, उन्होंने टॉक्सिक पाइथन के अंदर भीषण क्षति पहुंचाई। विषैला अजगर जमीन पर लौट रहा था, तीव्र दर्द के कारण वह उड़ने या पलटवार करने में असमर्थ था। लिन मोयू की निगाहें गंभीर थी, क्योंकि वह लगातार लाशों को विस्फोटित कर रहा था। एक के बाद एक भीषण विस्फोट होते रहे। लिन मोयू ने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए महज 20 सेकंड में 100 नाग राक्षसों के शवों को विस्फोटित कर दिया। टॉक्सिक पाइथन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। मरने से पहले उसने लिन मोयू की ओर एक नजर डाली। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी मृत्यु इतने छोटे जीव के हाथों होगी। उसने 2 दर्द भरी चीखें निकाली और अंत में अपनी आंखें बंद कर ली। विषाक्त अजगर को मारा, अनुभव जोड़ तारांकन। विषाक्त अजगर का खंजर प्राप्त हुआ। टॉक्सिक पाइथन हैवी आर्मर प्राप्त हुआ। विषाक्त क्रिस्टल प्राप्त हुआ। विषाक्त ईश्वर पत्थर प्राप्त हुआ। विषाक्त अजगर खंजर, अर्ध पौराणिक हथियार, सभी विशेषताएं जोड़ 80,000, हथियारे वर्ग कौशल वृद्धि जोड़ 150%। संलग्न कौशल, घातक विष। घातक विष हमलों में विष तत्व होता है, जो लक्ष्य को विषैला बना देता है और 10 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 10,000 शक्ति के बराबर क्षति पहुंचाता है। विष क्षति और अवधि अनिश्चित काल तक जुड़ सकती है। टॉक्सिक पाइथन हैवी आर्मर, अर्ध पौराणिक कवच, सभी विशेषताएं जोड़ प्रतिशत। विषाक्त क्रिस्टल, पौराणिक सामग्री, विषाक्त तत्वों से भरी हुई, जिसका उपयोग पौराणिक उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है। विषाक्त ईश्वर पत्थर, विष तत्व से प्रतिरक्षा को स्थायी रूप से 80% तक बढ़ाता है, साथ ही विष तत्व कौशल प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। अर्ध पौराणिक उपकरण पौराणिक और प्लेटिनम श्रेणी के उपकरणों के बीच की श्रेणी में आते हैं। ये वे हथियार और उपकरण हैं जिनका उपयोग 70 से ऊपर के अधिकांश पेशेवर खिलाड़ी करते हैं। लेवल 70 पर तीसरे बदलाव के बाद प्लेटिनम ग्रेड उपकरणों से मिलने वाले बोनस अब पर्याप्त नहीं रह जाते। जब तक उनके पास उच्च स्तरीय कौशल न हो, वे किसी काम के नहीं होते। इस समय अर्ध प्रामाणिक उपकरणों की ओर रुख करना आवश्यक है। जहां तक असली पौराणिक उपकरणों की बात है, उन्हें प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। इसे प्राप्त करने का मौका केवल 90 से ऊपर के लेवल के वर्ल्ड बॉस को मारकर ही मिल सकता है। मानव जाति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके पास ये गुण है। 85वें स्तर के विश्वस्तरीय बॉस से प्राप्त ये लगभग पौराणिक विषैला अजगर खंजर पहले से ही बहुत शक्तिशाली विशेषताओं से युक्त है। घातक विष कौशल के साथ मिलकर यह एकदम सही है।
पहली नज़र में 10 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 10,000 की क्षति पहुंचाना बहुत शक्तिशाली नहीं लग सकता है, लेकिन इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है और इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यही सबसे घिनौना पहलू है। एक हत्यारे की आक्रमण गति के साथ प्रति सेकंड दर्जनों वार करना आसान है, जिससे पल भर में भारी क्षति होती है। इसके मुकाबले टॉक्सिक पाइथन हेवी आर्मर कहीं अधिक घटिया है। इसमें कोई अंतर्निहित कौशल नहीं है और यह कुछ प्लेटिनम ग्रेड उपकरणों से भी बदतर है। इस स्तर पर उपकरणों के लिए संलग्न कौशल बहुत महत्वपूर्ण है। टॉक्सिक क्रिस्टल एक पौराणिक पदार्थ है जो टॉक्सिक क्रिस्टल से एक स्तर ऊपर है। रसायन शास्त्री और लोहार इसका उपयोग पौराणिक उपकरण बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कम से कम 80 स्तर के रसायन शास्त्री या लोहार की आवश्यकता होती है। और सफलता की कोई गारंटी नहीं है, असफलता की संभावना बहुत अधिक है। मानव जाति में इस स्तर के रसायनज्ञ और लोहार बहुत कम हैं, जो पौराणिक उपकरणों की दुर्लभता का एक कारण है। लेकिन लिन मोयू के लिए विषैले क्रिस्टल का उपयोग मौलिक लिचों को बुलाने के लिए किया जाता है। हालांकि उसे अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, कम से कम स्तर 70 तक तो नहीं। पहली बात तो यह है कि उसके स्लॉट भरे हुए हैं, और दूसरी बात यह है कि इसे अभी बुलाने से संभवतः आत्म विस्फोट हो जाएगा। प्राप्त की गई अंतिम वस्तु विषैला ईश्वर पत्थर है। टॉक्सिक जेम की तुलना में ये जहर तत्व से प्रतिरक्षा को 80% तक बढ़ा देता है और इसमें जहर तत्व कौशल को जागृत करने का मौका होता है। यदि कौशल जागृति विफल भी हो जाती है तो भी 80% विष तत्व प्रतिरक्षा पहले से ही बहुत आकर्षक है। लेकिन अभी इसका इस्तेमाल करने का समय नहीं है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जब टॉक्सिक पाइथन की मृत्यु हो गई तो उसके अंदर मौजूद 2000 से अधिक स्केलेटन बरसेर्कर्स ने उसे फाड़ दिया और बाहर निकल आए। एक ज्वाला लिच भी प्रकट हुआ। स्केलेटन बरसेर्कर्स, जो सभी विष से ग्रसित थे, की तुलना में फ्लेम लिच विष से ग्रसित नहीं था। उनके पास पहुंचने से पहले ही सारे विषैले पदार्थ जलकर नष्ट हो गए। विषैले अजगर की मृत्यु के बाद सर्प राक्षस भागे नहीं बल्कि और भी अधिक उत्तेजित हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जहरीले धुएं के अपने डर पर काबू पा लिया था और कंकाल बरसेर्कस की अनदेखी करते हुए वे पागलों की तरह आगे बढ़े। पहले तो लिन मोयू को लगा कि वे अपने नेता का बदला ले रहे हैं, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वे नहीं थे। नाग राक्षसों की आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। यह एक ऐसा रोमांच था जो टॉक्सिक क्रिस्टल्स को देखने से भी कहीं अधिक था। लिन मोयू तुरंत समझ गई कि वे विषैले अजगर को खाना चाहते हैं। हालांकि विषाक्त अजगर मर चुका था, फिर भी उसके शरीर में अपार ऊर्जा मौजूद थी। इसे खाने से सर्प राक्षसों का विकास हो सकता है। कुछ तो दूसरे टॉक्सिक पाइथन भी बन सकते हैं। 70 से ऊपर के स्तर के राक्षसों में बुद्धि और सहज प्रवृत्ति बहुत कम होती है। वे जानते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा क्या है। लिन मोयू को यह भी एहसास हुआ कि ये सर्प राक्षस जहरीले धुएं से नहीं डरते थे। वे विषैले क्रिस्टल खाकर विकसित हो सकते हैं, तो वे विषैले धुएं से कैसे डर सकते हैं? संभवतः विषाक्त अजगर ने उन्हें विषाक्त तालाब के पास न जाने का आदेश दिया था। अब जबकि विषाक्त अजगर मर चुका था, आदेश का प्रभाव स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया। ये लाश मेरी है, तुम्हारी बारी नहीं है। लिन मोयू की नजरों में विषैले अजगर का शव उसका था, न कि सर्प राक्षसों का। कंकालों ने अपने लक्ष्यों की ओर रुख किया और सर्प राक्षसों का नरसंहार शुरू कर दिया। अब जमीन पिछले विस्फोटों से हुए शवों से ढकी हुई थी। कंकालों को हिलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। लिन मोयू ने अपनी उंगली से इशारा किया और पूरे इलाके में विस्फोट हो गए। मारा गया, मारा गया, मारा गया। पल भर में यह अनुभव रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ा। यहाँ अनगिनत सर्प जैसे राक्षस थे। वे पागल थे, लेकिन लिन मोयू का अनुभव प्राप्त करना तो और भी चौंकाने वाला था। संपर्क सेवा की शर्तें।